तो जो ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को कितने दिन पहले पता लगा था कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? किसी को नहीं बताया गया था कि ग्राउंड साफ को वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में उस टाइप से करनी है या बालाकोट के टाइप एयर स्ट्राइक करनी है। सेना पर आतंकवादियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। 4 militants snuck up to the army base. Counteraction, 4 terrorists have been eliminated as we salute the sacrifice of 17 soldiers who were martyred in the operations. कहता हूँ दो चीज़ों से लड़ाई जाती है, एक तो फौजी के हौसले से, दूसरे खून का बदला खून से लेने। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. हाउस तो जोश, हाउस तो जोश, मतलब जो अपने पास रडार सिस्टम है वो कितने किलोमीटर तक देखता है? कहता हूँ जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, बहुत से फैक्टर होते हैं लड़ाई लड़ने के, जैसे कि फौजी के पास इतनी हिम्मत है, कितनी क्षमता, कितने दिन लड़ाई लड़ सकता है, जोश कैसा, हथियार कैसे हैं। 26 जो टोटल हुए थे जिसमें 25 तो टूरिस्ट थे, एक लोकल कश्मीरी था जो उनका गाइड था, उनको मारा गया था, जेंट्स को मारा गया था, महिलाओं का सुहाग। यहाँ पे ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर हैं ओके यू फर्स्ट यू गिव हिम वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर टेक इट ड्रॉप। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं आज हमारे साथ SGT भले सिंह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर में वो मिसाइल मैन का उन्होंने रोल प्ले किया, दुश्मन के हवाई जहाज हिंदुस्तान बैठ के पाकिस्तान में गिरा दिए। और आज उनसे बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की जो सेना है, जो हिंदुस्तान के विमान हैं, उन्होंने क्या जौहर दिखाए हैं और पाकिस्तान के छक्के कैसे छुड़ाए हैं। तो आज बात करते हैं भले सिंह जी से। भले सिंह जी, आपको नमस्कार, आप कैसे हो? जी नमस्कार जी, हमारा हरियाणा देखने वाला सारा दर्शकान राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं एकदम ठीक हूँ भाई, और आपसे मिलकर और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आपका नाम है ना, आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, जी जी, आदमी नए हो नाम पुराना है, तो इस नाम की कहानी बताओ। वो एक कहावत नहीं है अपनी कि नाम में क्या रखा है, कर्म में रखा है। बाकी जो नाम था कि जो अपने पहले नाम जन्म कुंडली दिखाते थे तो पी से अब ऐसे नाम निकला। तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे यहाँ पर एक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है TCI है, ठीक है, तो उनके एक बड़े साहब थे, उनका भी नाम ये मेरे नाम से जो मिलता है, भले सिंह पुनिया या भले राम पुनिया, इस टाइप से नाम है उनका। और वो अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, शायद घर वालों ने उनसे इंस्पायर लिया होगा, क्योंकि ये नाम अब तो मेरे को यूनिक लग रहा है कि किसी का नाम ये नहीं देखा मैंने। मेरे को देख के ये नाम एक ने और मेरे पड़ोस में किसी ने भी रखा था, उस लड़के का नाम भले सिंह रखा था, जिसमें मैंने भी जाके बोला कि क्यों पुराना नाम रख लिया। मेरा खुद का नाम जो ऐसा है, बहुत जगह ऐसे सुनने को मिलता है बहुत पुराना नाम है। हाँ बिल्कुल जी, मैं भी मानता हूँ पुराना, लेकिन मेरे फादर की ये थी कि नाम यही रहेगा। तो घर वालों ने तो एक नया नाम और दिया था, मतलब मेरी ननियाल की तरफ से नवीन दिया था, लेकिन मेरे फादर ने एकदम वो एकजुटता दिखाई कि नहीं, नाम तो यही रहेगा, यही अच्छा नाम है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है ये नाम। अच्छा, स्कूल में, कॉलेज में तो बच्चे ने मजाक उड़ाया रहे हो किसा नाम है, जैसे आज का ट्रेंड है, ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि देखो आज का जो नाम है ना, हाँ मतलब आज का जो नाम है वो पुराने आदमियों को लेना नहीं होगा। हाँ हाँ अब आजकल कैसे पता नहीं क्या दुनिया भर के नाम है, हाँ, और जो पहला के नाम है ऐसा नहीं है, नाम रॉयल भी है। अब आपका मैंने बोला भले राम, ये नाम फिल्मों में नाम होते थे ऐसे, फिर आपने बोला जी भले राम नहीं भले सिंह, तो मतलब लेने में भी मजा आ रहा है कि भैया के यूनिक नाम है। आज के जो नाम है वो छोटे मोटे से नाम हैं, मजा नहीं आता उनको लेने में। तो स्कूल कॉलेज में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है इस नाम से कि भाई लोग मजाक उड़ाते थे, यो भल्ला आ गया, यो ये आ गया, वो आ गया, इस टाइप से लोग करते हैं? जो अपना कल्चर है, जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ, बेसिकली जो था मेरा राजस्थान का है, जो लेकिन जो क्षेत्र पड़ता है वो बागड़ी, जो बोली ना अपनी बागड़ी बोली, जिसमें अपना सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, भिवानी वाला एरिया हो गया, मेरे वाला एरिया हो गया। लेकिन मेरी क्या एजुकेशन हुई है, शिक्षा फर्स्ट लेकर 10th क्लास तो हरियाणा में हुई थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में बहुत सालों तक, मतलब कहते जीवन का बहुत साल हम लोगों ने हरियाणा में ही गुजारे हैं। बोली भी जैसी, और मेरा जो गांव, वो जो राजस्थान वाला गांव, वो भी हरियाणा बॉर्डर पे ही गांव है। तो कल्चर भी वैसे ही बागड़ी कल्चर जो रहता है, छोटा नाम लेने की सबकी आदत थी। अपने जो रहता है ना कल्चर में,
जो आप कहीं भी चले जाओ, सुशील, किसी का नाम शीला बोल देंगे उसको, 2 नाम पाओगे? 2 नाम पाते हैं। जो छोटा छोटा नाम तो विकास का विक्की बोल देंगे। हाँ, मेरा भी वही है। हाँ बिल्कुल यही था। हाँ। तो मेरा भी जैसे भल्ले सिंह था, भल्ले बोल दिया, भलिया बोल दिया, बल्लू बोल दिया। जो नाम ज़्यादा चला निकनेम में वो बल्लू चला, जो खासकर फौज में जाने के बाद मुझे जो बड़ा नाम था, जल्दी से आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते, जल्दी से बुलाना है किसी को तो नाम लेते लेते काम खत्म हो जाता है। हाँ। तो बल्लू जो ज़्यादा निकनेम मिला मुझे वो बल्लू का मिला। बल्लू का मिला। और मजाक वजाक तो यार दोस्ती में चलता ही रहता है, छोटे मोटे नामों का तो मजाक चलता रहता है। ये बहुत है अपने हरियाणा में, आप किसी भी गांव में चले जाओ तो नामा के बड़े मजाक बने हैं। हाँ हाँ चलो बात करते हैं प्रोफेशनल। जी जी। एयरफोर्स कब ज्वाइन करी आप? एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन की थी जून 2005 में। जो एग्जैक्ट डेट थी वो 28 जून 2005 थी मेरी 2005 इनरोलमेंट डेट। 20 साल का आपका अप्रोक्स करियर रहा है। जी जी। तो जो ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट हुआ तो आप लोगों को कितने दिन पहले पता लगा था कि इसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ये जो मेरा 20 साल का रहा करियर, 30 जून 2025 को मैं मतलब जो मेरा शेड्यूल रिटायरमेंट रहता है, 20 साल के लिए एक बॉन्ड के साथ जाते हैं हम लोग। आर्मी वाले जाते हैं 17 साल के लिए, नेवी वाले जाते हैं 15 साल के लिए। तो कंप्लीट हुआ 30 जून को ऑलरेडी, मतलब मेरा जो रिटायरमेंट था फिक्स था। 22 अप्रैल को ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ। ठीक है। 23 अप्रैल को टॉप मिलिट्री जो कमांडर होते हैं, जो अपने एयरफोर्स चीफ लगा लो, CDS लगा लो, नेवी चीफ है, आर्मी चीफ है, PMO, रक्षा मंत्री, सबकी मीटिंगें होती है, डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। 24 अप्रैल को हमसे पूछा गया, फिजिबिलिटी चेक की गई थी कि भाई फायर कर सकते हो, आज की रात अगर आपको फायर करना है तो क्या फायर हो सकती है। तो हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था कि हाँ, अभी भी अगर आप बोलोगे थोड़ी देर बाद तब भी हम लोग फायर करने की उस सिचुएशन में हैं। जब आपको कॉल आई आप कहाँ थे उस टाइम पे? जब मैं अब तो अपनी तैयारी कर रहा था, अपने रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। मतलब चेक क्या कर रहा था, मैं डॉक्यूमेंट ऑन ड्यूटी थे आप या ऑन घर? ड्यूटी था, मैं ऑन ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी था। और मैं बस छुट्टी जाने वाला था, 2 या 4 दिन के बाद मैं छुट्टी निकलने वाला था, क्योंकि 30 जून को रिटायरमेंट था। तो मेरे बहुत से काम, पर्सनल काम घर पे भी थे और मेरी यूनिट में भी थे। तो मैं अपने रिटायरमेंट वाले कागज़ कार्रवाई नहीं बोलते, अपने कागज़ कार्रवाई में लगा हुआ था मैं। जब फ़ोन आया अचानक ही तो मैंने सारे काम रोक दिए। पूछा गया ये चीज़ है, ये कमिटमेंट है, क्या आप फायर कर पाओगे? मैं कहा हाँ जी फायर कर पाएंगे, बिल्कुल उस सिचुएशन में है। उसके बाद मैंने अपना पर्सनल कमिटमेंट भी जो उससे पहले कभी फायर हुए थे उन मिसाइल से? ये जो मिसाइल है ना, मैं अपने कौन सी मिसाइल है अभी जो S-400 S-400? जिसमें मैंने काम किया वो S-400 है। जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद जो पूरी जो बैटल लड़ी गई थी, जो एक सेंटर था ना, वो S-400 ही था। जो हर जगह आप देखोगे ना निकाल के, उस समय एक ही चीज़ थी, S-400। पाकिस्तान के नाक में जो दम करने वाली जो सिस्टम था वो S-400 ही था। क्योंकि ना तो हमें पाकिस्तान में जाने की जरूरत थी, यहाँ दूर से बैठ के हम लोग उनके एयरक्राफ्ट को, उनकी मिसाइलों को मार रहे थे। उसके बाद बोला गया कि आप फायर करना आपको। हम लोग तैयार थे, मैंने अपना काम रोका और हम लोग उस वार सिचुएशन में पहुँच गए। अच्छा, S-400 जो मिसाइल है ये इंडियन मिसाइल है या बाहर वाली मिसाइल है? ये S-400 है रशियन मिसाइल, मतलब मेड इन रसिया है और आज से नहीं है ये। आप इंडिया में तो अभी आई है 3 साल पहले ही आई है। अगर मैं गलत ना हूँ तो मैंने ना न्यूज़ में, अगर मैं मुझे मुझे आइडिया है हाँ कि न्यूज़ वालों ने ये बोला था कि ये इंडियन है, इंडिया ने बनाई है S-400। नहीं, S-400 मतलब रशियन मेड, रशिया के द्वारा बनाई गई। क्यों? इसके अलावा इस जो वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी ऐसी मिसाइलें यूज हुई थी जो इंडियन है। जैसे आकाश मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस, फिर ब्रह्मोस का जिक्र है कि ब्रह्मोस आपने जो बताया वो ब्रह्मोस का जिक्र है, मेरे से थोड़ा सा वो सुनने में फर्क रह गया। ब्रह्मोस है जो इंडिया में बनी है और ब्रह्मोस का भी अच्छा हाँ बिल्कुल। मतलब जो मेन इम्पैक्ट था S-400 ब्रह्मोस मिसाइल, जो ग्राउंड टारगेट थे उनके, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत से एयरबेस उड़ाए गए थे। उनके जो हैंगर है जिनके अंदर एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं, जो रनवे है, उनको जो उड़ाने का काम किया था वो ब्रह्मोस मिसाइल ने किया था। हमारी जो मिसाइल S-400 उसका काम है जो भी टारगेट हवा में रहते हैं, एयर टारगेट, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म रहती है सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM बोलते हैं, SAM। हमारा काम है सरफेस से लेकर जो हवा में टारगेट मिलेगा उसको हिट करने के लिए काम होता है। ब्रह्मोस के सारे काम है, वो सरफेस टू एयर भी मार सकती है, एयर टू एयर भी मार सकती है, एयर टू सरफेस भी मार सकती है, सरफेस टू सरफेस भी मार सकती है। नेवी भी ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकती है, पानी से भी ब्रह्मोस को लॉन्च किया जा सकता है। और ब्रह्मोस इंडिया ने और रशिया ने मिलकर, जिसमें मतलब इंडिया में बन रही है, इंडिया में कई जगह इसकी, यूपी में अभी रिसेंटली, लखनऊ में भी इसकी फैक्ट्री में मतलब उसका उद्घाटन हुआ था, रक्षा मंत्री गए थे। बहुत जगह बन रही है, वो मेड इन इंडिया है। ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट होता है 6 मई, 7 मई, मतलब जो डेट है वो 7 मई चली जाती है। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है 7 मई को, उसकी प्लानिंग 22 तारीख से स्टार्ट हो जाती है।
हाँ, उसकी प्लानिंग 22 को ये इंसिडेंट हुआ, 23 को सब मीटिंग सेटिंग हुई थी, 23 को फैसला आ जाता है कि आपको क्या करना है, एयर स्ट्राइक करनी हो, 23 को अप्रैल को आ जाता है, 24 अप्रैल को हमें लोगों को बता दिया जाता है कि तैयारी मतलब स्टार्ट कीजिए और इस बार आप लोगों को फिर से नंबर लगने वाला है। ये मैसेज डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि हम लोग ही स्ट्राइक करने वाले हैं, बट ये पूछा जाता है कि क्या आप लोग तैयार हो। तो उसमें ये रहता है कि जो फौज में काम करता बंदा, उसके लिए इंडिकेशन इतना ही बहुत रहता है। और जब वॉर की सिचुएशन में आप जाते हो तो अचानक नहीं आता वो, थोड़ा सी तैयारी भी करनी पड़ती है, आपको अपनी पोजीशनें चेंज भी करनी पड़ती है। आपको कहते हैं कि स्टैंड बाय क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें आपको एक साथ है ना। अपने जब लड़ाई लड़ने जाते हो तो सारे ताम झाम सब कुछ आपको साथ में लेके चलना होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। नेवी भी तैयार थी, आर्मी भी तैयार थी, और पैरामिलिट्री खासकर BSF वो भी तैयार थी। किसको स्ट्राइक करनी है ये किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं बताया गया था कि ग्राउंड से आपको वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2016 में उस टाइप से करनी है, या बालाकोट के टाइप एयर स्ट्राइक करनी है, या क्या करना, किसी को कुछ नहीं बताया गया। सबको यही बोला गया था आप अपनी तैयारी कीजिए, किसी को भी मौका मिल सकता है। वो लास्ट में मौका फिर एयरफोर्स के हाथ लगा। उसके बाद आर्मी को भी इन्वॉल्व, जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग स्टार्ट हुई थी तो आर्मी का इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट हो गया था। नेवी ने जो अपना अरब सागर है उसको पूरा घेराव कर लिया था, तो पाकिस्तान के कहते हैं ना गला घोटने वाला काम वो नेवी ने भी किया था, बट नेवी को वो मौका नहीं मिला फायर करने का, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ नहीं था। पाकिस्तानी नेवी बहुत कमज़ोर है, उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें अपना मतलब पैसा ख़राब करने की और वेपन ख़राब करने की नेवी को। एक जैसे एक ऑपरेशन में कोई भी सिपाही, एक ऑपरेशन में कोई भी सिपाही जब जाता है तो उसको आदेश क्या क्या दिए जाते हैं कि अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, तो इस ऑपरेशन की जानकारी आप किसी को भी नहीं दोगे। तो एक मोबाइल फ़ोन से लेके, एक SMS से लेके, और आपकी क्या लोकेशन, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये चीज़ें आप किसी से शेयर करते हो? अब बिल्कुल नहीं, ये सब चीज़ें जो प्रोफेशनल सोल्जर है उसको बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फिर से दोबारा रिपीट किया जाता है लोगों के, कहते हैं मस्तिष्क में अगर कभी कभी चीज़ें निकल जाती है उसको बताने के लिए कि भाई ना तो आपको लोकेशन शेयर करनी है इवन विद योर फैमिली, ना ही आपको स्मार्टफोन, तो वैसे भी आप जो ऑफिस टाइम है, जो ड्यूटी टाइम है, जहाँ आप काम करने जाते हो। रिगार्डिंग एयरफोर्स में जो जिस जगह आप काम करने जाते हो उसको टेक्निकल एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके जहाज़ भी रहते हैं, मिसाइल भी रहती है, रडार भी रहते हैं। तो उस जगह जो टेक्निकल एरिया उसके अंदर आप स्मार्टफोन वैसे भी नहीं ले जा सकते, बिल्कुल नहीं ले जा सकते आप। अगर आप गलती से भी लेके चले गए तो आपका फ़ोन भी सीज होगा, फ़ोन भी तोड़ा जाएगा, उसका आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जो भी एक्शन रहता है अपना एयरफोर्स की तरफ से वो एक्शन भी होगा। और वॉर में आप कहीं जा रहे हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, जंगल में कहीं भी जा रहे हो, तब भी आपको स्मार्टफोन कैरी नहीं करना किसी भी हालत में। स्मार्टफोन आपके पास उस टाइम में फ़ोन होता है? नहीं। कम्युनिकेट कैसे करते हो? कम्युनिकेट करने के लिए एयरफोर्स के पास खुद की एक नेटवर्क रहता है। जो अपने आर्मी ने भी अपना ऑफिशियली पब्लिक डोमेन में डाला था कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी ने जो फ़ोन यूज किया वो संभव एक नेटवर्क करके कुछ बताया था उन्होंने। हमारे पास भी एक कुछ ऐसा रहता है, बट मैं शायद वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, बट अपना हमारा भी खुद का जो रहता है प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल है। उन्होंने तो खुद पब्लिक डोमेन में डाला था तो इसलिए मैं उनका नाम ले दिया, बट हमारे पास भी हमारा नेटवर्क का एक सिस्टम होता है जो हैक नहीं हो सकता है। अच्छा, 2005 में जब आप भर्ती हुए, 2005 में हुए थे जी, और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जो 5 में भर्ती हुए सब शायद कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस टाइम का जो अपना एयरफोर्स का मतलब स्ट्रक्चर था, मतलब विमान, मिसाइल्स, जो चीज़ें उस टाइम पे थी, उस टाइम में और आज के टाइम में हमारे उसमें जो हमारा मतलब युद्ध कोष है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? उस टाइम पर क्या जो सिस्टम था, कांग्रेस की सरकार बने हुए जो यूपीए गवर्नमेंट थी, मतलब नॉट कांग्रेस, यूपीए गवर्नमेंट थी, क्योंकि बहुत सी पार्टियों मिलकर 2004 में ये लोग जीत के आए थे चुनाव। उसमें जो एयरक्राफ्ट थे वो पुराने एयरक्राफ्ट थे। जो अच्छे एयरक्राफ्ट में मिराज 2000 था और सुखोई थे, ये तो ऑलरेडी आ चुके थे। 2005 में मिराज आ चुका। मिराज उससे पहले ही आ चुका था, मिराज भी आ चुका था, सुखोई भी आ चुके थे। जब मैंने एयरफोर्स में एंट्री की, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29 इस टाइप के एयरक्राफ्ट थे। आज के दिन MiG-21 नहीं है, MiG-23 तो कहते उसको जो अंतिम सलामी दी थी हम लोगों ने दी थी, जिस बेस पे मैं पोस्टिंग था, MiG-23 ने उसी बेस से लास्ट उड़ान भरी थी अपनी, MiG-23 ने। वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं या कहीं नहीं, वो डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसके बाद क्या करते हैं उसको कंपोनेंट, हाँ, वो जो फाइनल डिकमीशनिंग बोलते हैं उसको, फाइनल वो परेड होती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। और जैसे MiG-21 का लेटेस्ट हम लोगों ने चंडीगढ़ में देखा था, लास्ट डे सब लोग फ्लाइंग करते हैं, उसके बाद एक सेरेमनी होती है, उसके बाद
जितने भी कंपोनेंट है मतलब जो कलपुर्जम्स के वही निकाल के अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे सिस्टम में काम आ सकता है एज ए स्पेयर पार्ट उसको रख लिया जाता है, या फिर जो बच्चा जो स्ट्रक्चर रहता है जो एयर फ्रेम रहता है जहाज़ का उसको कहीं एग्जीबिशन के लिए दे दिया, डम्मी बना के डम्मी बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है तो नष्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो मेटल होता है वो बहुत कीमती होता है, बहुत कुछ आप उसका कर सकते हैं, कॉस्टली होता है। कॉस्टली भी होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे और आज के टाइम पर क्या फ़र्क है। उस टाइम में जो मिसाइल सिस्टम था वो भी पुराना था, बहुत कम रेंज की मिसाइलें हमारे पास थी। जमीन आसमान का फर्क है उस टाइम। जमीन और आसमान। आज के टाइम पे देखोगे टाइम भी हो गया, 20 साल भी हो गए हैं, और उस टाइम जो रिक्वायरमेंट थी, हालांकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो बहुत हुई थी फाइटर एयरक्राफ्ट की। जो राफेल आज के टाइम पर हमारे पास जो 36 राफेल हम लोगों ने लिए थे 2020 में, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत साल पहले से थी। 126 एयरक्राफ्टों की जो डिमांड है, फ्रांस से राफेल ही सिलेक्ट किए थे। जब आप कोई भी जहाज़ खरीदते हो ना, एक लंबा प्रोसीजर होता है कि कौन सबसे पहले कमेटी बनती है, वो जहाज़ का सिलेक्शन करेगी कि किस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है। वो एयरफोर्स बताएगी कि भाई इतने हाइट पर हमें जहाज़ चाहिए, इतनी स्पीड का जहाज़ चाहिए, कितने टाइप के किस टाइप के हमारे पास हथियार होने चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश के पास क्या है, पाकिस्तान के पास सिस्टम कैसा है, पाकिस्तान के पास मिसाइलें कैसी है, उनके पास जहाज़ कैसे हैं, और उनके पास कहते हैं किस टाइप के रेडार है। उसके हिसाब से हम अपना एयरक्राफ्ट का चुनाव करते हैं। जैसे आज के टाइम पर है, आज के टाइम के हिसाब से राफेल लिया उन्होंने कि 4th जनरेशन या 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन बोलते हैं, उसको जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट है। जिस टाइप के रेडार उनके पास है उससे अच्छा, मतलब उनके रेडार में हमारा जहाज ना आए। सिंपल सी बात, अगर आप आज के टाइम पर भी आप 30 साल पुराना जहाज ले लोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। ना उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के टाइम पर जो कांग्रेस की सरकार में राफेल को खरीदना था, लेकिन वो करप्शन बहुत सारे इशू हो गए थे, जिसकी वजह से राफेल भी चला गया। एक हेलीकॉप्टर डील हुई थी, मैन तो हेलीकॉप्टर जो डील हुई थी उसमें करप्शन का चार्जेज हो गए थे, तो वो डील भी चली गई। 2 हेलीकॉप्टर इंडिया में आए थे, वो ऐसे कैसे शायद पालम में थे, पता नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अगस्ता वेस्टलैंड बोलते हैं जिसको, उसकी वजह से राफेल की डील को इंडिया ने पुल कर लिया। क्योंकि जो उस टाइम के रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटोनी साहब, उनका स्टेटमेंट कंटिन्यूसली बहुत आया था कि हम लोगों की ज़रूरत नहीं है, या हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम लोग जहाज़ खरीदें। उनको भी डर था कि एक जहाज़ में मतलब अभी एयरक्राफ्ट अपना हेलीकॉप्टर लिया है, इसमें करप्शन हो गया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रक्षा मंत्री खुद इन्वॉल्व हो, ये कोई और दलाल बहुत से रहते हैं इस सिस्टम में। और फॉरेन कंट्रियों में जो कहते हैं ना 10% कमीशन इज लीगल, इंडिया में वो लीगल नहीं है। तो उसी चक्कर में राफेल भी नहीं आ पाया, कोई भी नया सिस्टम हमारे देश में नहीं आ पाया, एक्सेप्ट कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे जो अमेरिका से लिए थे, वही आ पाए थे। बाकी आज के टाइम पर जो आप देखोगे युद्ध कोष आपने बोला बहुत ज़्यादा हमारे पास, मतलब खासकर मैं कहूँगा मिसाइल में। कितने दिन लड़ सकते हैं हम? मैं तो कहता हूँ 2 चीज़ों से लड़ाई जाती है, एक तो फौजी के हौसले से, दूसरे हथियारों से। और आज के टाइम पर दोनों चीज़ें अच्छी हैं, मतलब फौजी का हौसला भी बहुत बुलंद है और हथियार भी काफ़ी दिनों का स्टॉक हमारे पास है। जैसे ये ब्रह्मोस है और S-24, S-400, तो ये एक कॉस्ट क्या है ब्रह्मोस की, और ये जो बता रहे हो आप इसकी? जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें वो बताऊंगा मैं आपको। जो S-400 है, जो मिसाइलें खरीदी, टोटल जो डील हुई थी 39,000 करोड़, मतलब 39,000 अप्रोक्सीमेट 40,000 करोड़ की डील हुई थी 5 यूनिट के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है। 39,000 करोड़। तो उसमें कितनी मिसाइल्स होती हैं, कुछ आइडिया? टोटल 5 यूनिट की डील हुई थी इसमें, एक यूनिट की कीमत हो गई उस हिसाब से 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ उसमें नंबर ऑफ मिसाइल ये मैं नहीं बता सकता, ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ओके। ये ना तो मैं आपको कैमरे के सामने बता सकता हूँ, ना ही कैमरे के बाद बता सकता हूँ। तो उसके हिसाब से अगर अप्रोक्सीमेट करोगे ना, बहुत कीमतें करोड़ों में है, कीमतें एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो इंडिया और रसिया दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर में इंडिया में ही बना रहे हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल को हमने बना के जो फिलीपींस देश है उसको ऑलरेडी बेच भी चुके हम लोग। अच्छा, S-400 है ना जो, उसकी वो कितनी दूर तक हिट कर सकती है? जैसे कि नाम इसका 400, तो इसकी जो दूरी है वो है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर? 400 किलोमीटर, एग्जैक्ट 400 किलोमीटर नहीं है, ऊपर नीचे है। एग्जैक्ट दूरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि शायद एग्जैक्ट दूरी पब्लिक डोमेन में एयरफोर्स ने डाली नहीं अभी तक। अगर आप गूगल करोगे तो शायद मिल जाए, बट एयरफोर्स ने उसके डिस्टेंस को एग्जैक्ट ने डाला नहीं है, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, बट ये 400 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कुछ रिकॉर्ड भी बना था इसका? हाँ, कोई विमान ढेर करा था? जी। तो वो कहाँ पे करा था? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो रिकॉर्ड बना था ना, वो जो दूरी थी वो थी 314 किलोमीटर की।
314 पाकिस्तान के अंदर था वो या पाकिस्तान के अंदर कोई जगह भी थी वो जहाँ पे? जगह थी। पाकिस्तान का एक अवॉक्स एयरक्राफ्ट होता है, इसको जो कहते हैं एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल रेडार। देसी भाषा में बता दूं, चलता फिरता रेडार। मतलब एक जहाज होता है, मतलब मीडियम साइज का एक जहाज होता है, उसके ऊपर गोल 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 करके एक रेडार सा लगा रहता है। कभी फोटो आप देखोगे तो आपको शायद वो दिख जाएगा। उसको बोलते हैं अवॉक्स। जो ग्राउंड में जो रेडार रहते हैं उसका काम होता है दुश्मन की कोई जहाज भी देखना, मिसाइलें देखना, सब देखना। बट ग्राउंड रेडार की एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा दूरी नहीं दे सकता है, या फिर कहीं पहाड़ वाड़ आ गए वो नहीं देख पाएगा। उस चीज़ को कम करने के लिए रेडार को जहाज़ पे लगा दिया। उसके बाद जहाज़ वो घूमता रहेगा, हवा में रहेगा। हवा में जब जहाज़ चलता है तो उसके पास सारी लिमिट खत्म हो जाती है। हाँ, वो कहीं तक वो भी देख ऊपर इस्लामाबाद से उड़ना स्टार्ट करेगा, नीचे कराची तक उड़ता रहेगा। मतलब उसका रेंज है ना 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर। वो ये देख लो, ऊपर पूरा JNK कवर कर देगा, हिमाचल, उत्तराखंड, आधा से ज़्यादा यूपी, नीचे आधा से ज़्यादा MP, गुजरात कवर करता हुआ आएगा। मतलब जितनी भी एक्टिविटी हमारे एयरफोर्स की हो रही है वो सारी की सारी, और जितनी आर्मी यूनिटें हैं जहाँ पर मतलब ये सोच लो हाई रेडिएशन है, वो सब के सब वो अपने दिखा देगा, इंडिकेशन दे देगा। और उसका ये फ़ायदा होता है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट जब चाहते हैं फ्लाइंग करते हैं, उनको भी वो जो एयरक्राफ्ट है ना अवॉक्स, वो गाइड करता रहता है। उनके भी लिमिटेशन होता है। जो फाइटर जहाज होते हैं उनका जो रेडार है उसकी जैसे 100 किलोमीटर रेंज होगी किसी की, तो 100 किलोमीटर दूरी के बाद में जो मिसाइलें आती है उसको देख नहीं पाएगा, उसको गाइड करता रहता है वो अवॉक्स। जब एयरक्राफ्ट जाते हैं अटैक करने के लिए, साथ में एक अवॉक्स भी जाता है उनको गाइड करने के लिए। जैसे नहीं अपने जाते बड़े से एक VIP कन्वे जाता तो पहले एस्कॉर्ट गाड़ियाँ जाती है चेक करने के लिए रास्ता ठीक ठाक है नहीं। इसी टाइप का काम वो करता है। उस एयरक्राफ्ट ने पेशावर से टेक ऑफ किया था। पेशावर का जो आप अगर लोकेशन देखोगे, पेशावर है अफ़गानिस्तान के पास है। वहाँ से उस एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया था। पेशावर और सरगोदा के नियर बिट कहाँ पर, जब हम लोगों ने अपनी लोकेशन से मिसाइल को मारा था, डाटा रिकॉर्डर में जो दूरी निकल के आई थी वो 314 किलोमीटर की थी। अच्छा, जब आपके रेडार में आ गया वो, हाँ, मतलब जो अपने पास रेडार सिस्टम है वो कितने किलोमीटर तक देखता है? देखो हमारा भी सेम ऐसा ही था, जो ऊपर से उसके रेडार में आया कि यहाँ से कुछ इनका लॉन्च हुआ है। कई टाइप के रेडार होता है। ग्राउंड में रेडार होता है जो नॉर्मल रेडार देखता रहता है। उसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम में काम करते हैं उनके पास अलग रेडार होता है। एयर रेडार होते हैं जो अलग रेडार, एयर रेडार तो अलग रहता है। एयर रेडार तो अवॉक्स वाला वो हमारे पास भी रहता है। जैसे हमें मिसाइल को फायर करना है, उसके बाद मिसाइल को गाइड भी करना है। मिसाइल कहाँ जा रही है ये भी तो पता चलना चाहिए ना, हमें कहाँ जा रही है। अच्छा, आप उसको मतलब कंप्यूटर से बैठ के उसको वो करते हैं? हाँ। उसका पूरा सिस्टम होता है? पूरा सिस्टम होता है, स्क्रीन रहती है हमारे पास, गाइडेंस सिस्टम रहता है, उसको भी हम लोग गाइड करते हैं, मिसाइल को भी गाइड करते हैं। आपकी कितने लोगों की टीम है जो उसको गाइड करता है, मिसाइल को बैठ के चलाते हैं? ये भी इन्फॉर्मेशन विकास भाई थोड़ी टॉप सीक्रेट है, कितने लोग काम करते हैं ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता। कोई बात है। ओके जी, तो हमारे पास भी जो रेडार रहता है उसमें जैसे कोई टारगेट आएगा, मैं एक बेसिक से मतलब लोगों को समझने के लिए एक चीज़ समझ गया कि बहुत से रेडार हैं, ग्राउंड रेडार जो अपने पंजाब में लगे हुए हैं, राजस्थान वाले एरिया में लगे हुए हैं। जैसे ही पाकिस्तान में कोई एयरक्राफ्ट उड़ना स्टार्ट होगा वो उनकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे उड़ते रहते हैं नॉर्मल, हम लोग देखते रहते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, सिविल वाली फ्लाइटें भी आती रहती है, सबके एक अलग अलग सिंबल बनते हैं। और वो सिंबल बनते हैं कि स्पीड कैसी है। कोई भी जहाज़ का RCS बोलते हैं जिसको, रेडार क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है, उस बेस पर भी फाइटर जहाज है, हेलीकॉप्टर है, या ट्रांसपोर्ट वाला या यात्रियों की जहाज है, वो इंडिकेशन आते रहते हैं। वो फीडबैक है, ग्राउंड रेडार का फीडबैक मिलता है कंट्रोल सेंटर को कि भी ये एयरक्राफ्ट है पाकिस्तानी फ्लाइंग कर रहे हैं या हमारी तरफ आ रहे हैं। उसके बाद जैसे अगर फायर करना हुआ तो किसी मिसाइल यूनिट को दे दी जाएगा कि ये टारगेट आपके लिए है। उसके बाद उस टारगेट को हम अपने रेडार पे लेते हैं। ऑल्दो हमारी रेंज में जब आता तब हम लोग भी इसको देखते रहते हैं। मतलब 10 टाइप के रेडार हैं, सारे के सारे टारगेट को देखते रहते हैं। लेकिन अब अलग अलग टाइप की मिसाइलें भी हैं, जैसे S-400 हो गई है, ब्रह्मोस हो गई है, आकाश हो गई है, स्पाइडर हो गई है, MRCM, अलग अलग टाइप की मिसाइलें हैं। सारे फायर नहीं कर सकते, एक ही टारगेट पर 10 मिसाइलें नहीं मारनी है। उस डाउट को दूर करने के लिए एक यूनिट को टारगेट दिया जाता है, कंट्रोल सेंटर, कि ये टारगेट आपके लिए है, आप करो इसको, आप इसको करो। और वो किस लिए दिया जाता है कि कोई जहाज़ आ रही है, बहुत स्पीड से आ रही है, और उसके पास जो मिसाइलें हैं, मिसाइल तब मारेगा उसको जब मिसाइल की स्पीड उस जहाज़ की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो किस मिसाइल की स्पीड ज़्यादा है, वो सब चीज़ें कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद ही अलॉट किया जाता है टारगेट की, ये टारगेट आपके लिए है। जैसे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो किसी को दे दो आप। तो एक शोल्डर वाली भी रहती है ना, जो आपने देखा हुआ आर्मी में रॉकेट लॉन्चर टाइप रहता है, कुछ एक RPG वगैरह बोलते हैं। RPG तो
बोलते हैं आर्मी में या बीएसएफ के पास जो आरपीजी रहती है रॉकेट वाली, जो हमारे पास रहती है मैन पैड बोलते हैं उसको। मैन पैड में आरपीजी तो क्या होता है कि जैसे बिल्डिंग को उड़ाना, आपको शोल्डर पर रखा, रॉकेट मार दिया, और अगर जहाज को मारना हो या हेलीकॉप्टर को मारना हो और कंधे पर रख के मार दिया, उसको मैन पैड बोलते हैं, मैन पोर्टेबल। उसको एक आदमी चला लेता है? उसको एक आदमी चला लेता है, झटका नहीं मारती वो? हल्का झटका मारते हैं, बट उसकी ट्रेनिंग होती है। उसको टारगेट को लॉक करते हैं, वो 4 या 5 किलोमीटर की रेंज होती है। जो लो टारगेट होता है स्लो स्पीड वाला, उसके लिए वो उसमें छोटा गोला डलता है, मिसाइल डलती छोटी? नहीं, मिसाइल होती है, पतली से छोटी मिसाइल होती है। मिसाइल क्या होती है, अगर आप ढंग से जाके कहते हैं कि ये कब अपना ये भी एयरक्राफ्ट को ढंग से लग जाए ना, अगर मजबूत से इतनी मतलब इतनी साइज का अगर गोला भी लग जाए लोहा टाइप का, वो भी उसको हिट करने के लिए काफ़ी है, मतलब उसको डैमेज करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, ये आपको दिया गया? हाँ हाँ, S-400 को दिया गया। जी जी। तो कितना टाइम उसको लगा वहां तक हिट करने में? तो स्पीड जो रहती है ना बहुत ज़्यादा, मतलब साउंड से 7 से 8 गुना ज़्यादा स्पीड रहती है। कितना टाइम लगा ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि सेकेंडों मतलब विद इन 1 मिनट चली गई थी। टोटल जो टाइम था ना वो विद इन 1 मिनट का रहता है। आप स्पीड देखोगे बहुत ज़्यादा स्पीड। और आपको लोकेशन दिया गया होगा या कोई कोड होता है लोकेशन का कि वो आपने उसमें डाला होगा, और जैसे हम फोन में आपने किसी को लाइव लोकेशन भेज दी, उसने क्लिक किया, वो वहाँ पे आ गया कि भाई ये बंदा यहाँ पे है, तो आपको भी ऐसी लोकेशन मिलती होगी? नहीं, जैसे कि जितने भी उनके टारगेट रहते हैं, उनके एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रहे होते हैं, वो हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी रहते हैं, पहले से रहते हैं। जैसे अगर वो आगे पीछे जाएगा तो वो उसके हिसाब से आप उसको मैनेज करोगे? आगे पीछे जाएगा, हमारे रेडार पे दिखेगा। उसके बाद जब हम लोग मिसाइल लॉन्च करते हैं, पहले तो क्या टारगेट को हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, ओके ठीक है ये आ गया। जैसे मान लो कि एक टारगेट 500 किलोमीटर से आ रहा, हमारे जो रेडार है उनकी लंबी और भी ज़्यादा मतलब वो है, आपने 500 किलोमीटर से उसको देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक वर्ड है डिडक्शन, पहले उसको ढूंढना, अगर आपने ढूंढ लिया उसके बाद ट्रैक करना, उसको ट्रैक कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लास्ट में जब आपको हिट करना होता है तब उसको टारगेट को किया जाता है लॉक। जैसे आप लॉक करोगे तो एयरक्राफ्ट को भी, जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है वो उसको भी पता चल जाता है कि आप लॉक हो गए। हाँ। जैसे आप लॉक करोगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी थोड़ा काम करना बंद कर देता है, और उनके पास भी इंडिकेशन आ रखा है कि आप लॉक हो चुके हो। जैसे ही एनिमी का एयरक्राफ्ट लॉक होता है तो वो बचने की कोशिश भी करता है। जो फाइटर ज़्यादा वो बचने की, उसके पास स्पीड ज़्यादा होती है, वो पीछे से कहते हैं इंजन से आग एक्स्ट्रा आग छोड़ेगा ताकि मिसाइल जो आएगी वो आग के पीछे चली जाए, आगे पीछे से। ठीक है। तो हमारे पास स्क्रीन पे टारगेट आ गया, कंट्रोल सेंटर से हमें आदेश मिला कि ये टारगेट आपके लिए है, ठीक है। अब आप ट्रैक करो, जो भी कुछ करना है ये टारगेट आपके लिए है। वो टारगेट मान लो कि हमने 500 किलोमीटर से देखना स्टार्ट कर दिया। अब हमारी मिसाइल की रेंज है 400 किलोमीटर, पहले तो मार नहीं सकते उसको और नज़दीक आने देंगे। 400 किलोमीटर में भी नहीं मारेंगे उसको, क्यों? जैसे मारेंगे तो उसको पता, जैसे ही लॉक करेंगे उसको हमें, वो वापस भागने की कोशिश करेगा। उसको पता चल जाता है, जैसे ही लॉक कर दोगे ना आप टारगेट को, पता लग जाएगा उसको पता चल जाएगा कि कोई मिसाइल मुझ पर फायर होने वाली है, तो वो वापस भागेगा, तो हमारी रेंज से फिर वापस चला जाएगा, तो उसको और नज़दीक आने देते हैं। अच्छा। सपोज करो कि 400 किलोमीटर की रेंज हमारी मिसाइल की, तो उसको 300 किलोमीटर या 350 किलोमीटर तक ले आएंगे। अच्छा, वो काफ़ी अंदर आ गया? काफ़ी इंडिया में तो नहीं आ पाया था, वो पाकिस्तान में टारगेट, वो पाकिस्तान में बॉर्डर पे आ गया, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के नज़दीक थे। वो तो उनको नहीं पता था ना कि ये होने वाला था, उनको तो ये लग रहा था कि मैं अपने देश में ही घूम रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो अपने देश में घूम रहा हूँ। इंडिया इतने बड़ी गलती नहीं करेगा, इतना लंबा टारगेट नहीं मारेगा, या तो बॉर्डर के आसपास कोई टारगेट आ रहा है उसको मारेगा। बट मारना ज़रूरी था, अपंग करना था ना किसी को, इसलिए मारना ज़रूरी था उसको। जैसे ही वो टारगेट 300 किलोमीटर के अंदर आ गया, तब हमने उसको लॉक ऑन करके, जैसे लॉक ऑन किया तो उस एयरक्राफ्ट ने भी ट्राई किया स्किप करने की, भागने की कोशिश की, बट उसकी एयरक्राफ्ट की स्पीड नहीं होती, मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। थोड़ा बहुत उसने डिस्टेंस कवर भी किया, एट लास्ट 314 किलोमीटर पर हमने उसको मार दिया। जब उसको टच होता है, मिसाइल में कैमरा होता है? नहीं, मिसाइल में कैमरा नहीं होता, टच भी नहीं होता। मिसाइल क्या होती है, थोड़े बिल्कुल नज़दीक जाके ब्लास्ट हो जाती है, उसका जो वार रेट रहता है मिसाइल का, उसके ब्लास्ट हो जाती है। अच्छा, हिट करने के बाद जब उसको हिट हुआ, वो ब्लास्ट हो गया, आप लोगों को पता लगा ब्लास्ट हो गया? कोई भी टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? इसका बड़ा सिंपल सा, जो अपने दर्शकों को ना देख रहे हैं उनको मैं विजुलाइज करवा देता हूँ। हमारे पास कंट्रोल केबिन है, उसमें स्क्रीन लगी रहती है, जिसमें दुश्मन का हमें जहाज दिखता रहता है या दुश्मन का टारगेट दिखता रहता है। सैटेलाइट से कनेक्ट होती है? बहुत सी चीज़ें होती है उसमें, आपको मतलब बहुत सी फॉर्मूला है, ठीक है। वो आपको एक ऐसे स्पॉट की तरह दिखेगा, जैसे डॉट की तरह दिखेगा। जो मिसाइल हमारी जाएगी वो वैसे डॉट की तरह जाएगी, जिसका दूरी जहाँ जा रहा है ना, वो ऐसे राउंड मतलब गोल गोल शेप होती है उसकी स्क्रीन की, उसमें अलग अलग मतलब बहुत सारे सर्कल बने रहते हैं। जो एयरक्राफ्ट जो टारगेट वो आ रहा है हमारे पास है, हम लोग सेंटर में से रहते हैं, सेंटर में हमारा मतलब हमारी लोकेशन है।
वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा दिखेगा। हमारी मिसाइल जाएगी तो वो भी दिखेगी उसके साथ साथ। ऐसे जैसे कि हिट होगा, दोनों के दोनों जो स्पॉट होंगे ना, दोनों बिंदियाँ वो गायब हो जाएगी वहाँ से। तो पता लग गया अभी हो गया। गायब होने का मतलब जो एनर्जी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, जो मिसाइल भी थी, और वो दोनों के दोनों डॉट वहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब टारगेट हिट हो गया। सपोज करो उस जो भी टारगेट आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है और या फिर मिसाइल आ रही है, वो अगर उसको डोज दे देती, मतलब चकमा दे दी, और चकमा देके हमारा मिसाइल का मतलब हमारी मिसाइल मिस हो गई या कहीं और चली गई, तो दोनों के दोनों डॉट स्क्रीन पर बनी रहेगी। अगर हम हमारी मतलब एक टाइम भी होता है मिसाइल का, अगर वो टाइम मतलब इतने टाइम में अगर नहीं कर पाती है या वो उस हमारी रेंज से दूर चली जाती है, तो हमारी मिसाइल अगर सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे जो एक डॉट है वो ख़त्म हो जाएगा, एक डॉट बना रहेगा, तो टारगेट वाला डॉट वो बना रहेगा। अगर दोनों के दोनों डॉट वहाँ से चले गए, इसका मतलब टारगेट खत्म हो गया। ये हुआ सिंपल सा एक बार कंफर्मेशन करने के लिए हमने टारगेट को हिट कर दिया। उसके बाद हमारा डाटा रिकॉर्डर रहता है, उसके बाद सैटेलाइट के वो रहती है जो मतलब जो हमारा सैटेलाइट आपने अलग अलग जगह से उसको वेरीफाई कर लिया। किस टाइप का टारगेट था उसका वेरिफिकेशन थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हमने लॉन्ग रेंज वाला मारा 314 किलोमीटर वाला, उसमें भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम लोग उस वार जोन में थे। इतना टाइम नहीं था कि क्या मारा क्या नहीं मारा, एक के बाद एक टारगेट आ रहे थे हमारे पास। उसके बाद डाटा रिकॉर्डर, सैटेलाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब जो पाकिस्तान में बैठे हुए जासूस हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं उनके सिस्टम के अंदर जो बैठे हुए हैं, भाई क्या उड़ा था, किस टाइप का जहाज़ उड़ा था, वापस नहीं आ रहा। इसके अलावा लाइव सैटेलाइट जो रहते हैं वो सब सारी चीज़ें निकाल के डॉट कनेक्ट करते हैं। ओके दिस इज़ द टारगेट, ये हमने हिट किया था। मतलब कन्फर्मेशन तभी मिलती है, एक अकेले उससे हम लोग कन्फर्म नहीं करते, कोई भी कन्फर्म नहीं करता। अच्छा, S-24 से ही हमने किया या ब्रह्मोस से भी हमने मारे हैं? जो हमने कितने जहाज गिरा दिए इसमें ऑपरेशन सिंदूर में? देखो टोटल जो जहाज गिराए थे ना, जो एयरफोर्स की ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ भी बोल दूँ आपके पॉडकास्ट पे आगे, कहीं कुछ बोल दूँ अच्छा ये फौजी है इसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, ये सच बोल रहा है, ऐसा नहीं है। मैं वही बात बोलूँगा जो पब्लिक डोमेन में है, जो एयरफोर्स ने ऑफिशियली बोली, ऑफिशियली जो बोली। शायद आई थिंक हमारे जो एयरफोर्स के चीफ ने, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने बोला जो है वो 12 से 13 एयरक्राफ्ट टोटल बोले हैं कि ये एयरक्राफ्ट हमने हिट किए हैं, मतलब मारे हैं। किस टाइप से मारे हैं? 6 एयरक्राफ्ट, 5 फाइटर जहाज जिसमें अपना F-16 है, J-17 है और J-10 वाले जो सीरीज है अपने चाइनीज़ एयरक्राफ्ट रहते हैं, 5 तो ये फाइटर जहाज, एक अवाक्स जहाज जो मैं बता रहा हूँ 314 किलोमीटर दूरी पर मारे। ये जहाज़ तो हमारी मिसाइल मतलब S-400 ने हवा में मारे हैं। इसके अलावा जो और बचे हुए जहाज हैं वो उनके जो हैंगर रहता है, जहाँ पर पार्किंग बोलते हैं ना, पार्किंग में खड़ी रहती है, जैसे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं साइड में खड़ी करते हैं, तो हैंगर बोलते हैं, जिसके अंदर जहाज खड़े रहते हैं, जहाज पार्क रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में घुस के हम लोगों ने उनके एयर बेस पे ब्रह्मोस मिसाइल मारी थी। ब्रह्मोस मिसाइल मारी, वो ग्राउंड से भी मारी गई थी और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च की गई। अच्छा, उनके रनवे सब तबाह कर दिया? रनवे भी उड़ाए हम लोगों ने, और उनके जो हैंगरों पर मारा, हैंगरों में जो जहाज खड़े थे वो डिस्ट्रॉय, मतलब वो जहाज फ्लाइंग नहीं कर रहे थे, उड़ नहीं रहे थे, वो हैंगर में खड़े थे, खड़े खड़े हमने मारा। तो उसमें से एक अवाक्स जहाज और हैंगर में खड़ा था, एक उनका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था C-130 बोलते जिसको, वो मारा हमने। इसके अलावा F-16 जहाज भी हैंगर में खड़े थे, हैंगर में खड़े खड़े डिस्ट्रॉय हो गए थे। और 10 से 11 आई थिंक 11 एयरबेस उड़ाए थे, जिसमें 2 रनवे तो बिल्कुल डैमेज कर दिए थे। इसके अलावा उनके बहुत से एयरबेस पर हैंगर नष्ट कर दिया हमने। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहता है जिसमें मतलब बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत से डाटा मतलब रडार का इनपुट आता है, मतलब पूरा सिस्टम ऐसा होता है, अंडरग्राउंड पे रहता है। उसको मारा हम लोगों ने, उसको 2 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा उनकी जो ग्राउंड रडार जो रहते हैं, जो ग्राउंड पर रहते हैं, उसको भी हमने मारा था। तो कुल मिला के ये सोच लो कि 50 से 60% उनकी जो एयरफोर्स थी, जो ऑपरेशनल था, कैपेबिलिटी होती है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, किसी काम करने की जो क्षमता होती है जिन हथियारों की, वो हमने ख़त्म कर दी थी। वो ऐसा इफेक्ट था जिसकी वजह से वो लोग सरेंडर करने पर या फिर सऊदी अरब के पास गए कि हमें सीज फायर करवा दो, समझौता करवा दो, जो होना था वो हो गया है। तो टोटल 6 रडार यूनिट, 11 के आसपास एयरबेस है, 12 से 13 आई थिंक 12 या 13 बोला था एयरफोर्स चीफ ने। वो जहाज विद प्रूफ सबको दिखाएगा कि देखो। हमारा भी कुछ कोई फाइटर प्लेन नहीं, हमारा हालांकि मीडिया में या बहुत जगह कुछ बोला गया था, इवन अपने जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं उसने भी बहुत एक जहाज का नाम लिया, राफेल का। बहुत मुद्दा हुआ था कि किसी को इंटरेस्ट ये नहीं था कि हमने इनका कितना मारा, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबको इंटरेस्ट ये था कि राफेल कितने गिरे। सब ने सुना, हम लोगों ने भी मीडिया चैनल में सुना। बाकी भाई विकास, कोई भी जहाज हमारा नहीं गिरा, ना तो मेरी नॉलेज में, ना एयरफोर्स की नॉलेज में। मतलब एयरफोर्स की नॉलेज में नहीं है, इसका मतलब किसी की नॉलेज में नहीं है।
कोई जहाज नहीं गिरा। कुछ रूमर जरूर उड़ी थी, कुछ रूमर उड़ी थी कुछ कि फोटोज हमने देखे सोशल मीडिया पे क्रैश के, और उनके नाम हैं जो राफेल उनके टुकड़े हैं। हाँ हाँ वो एक वो 7 कौन सा है, हाँ वो उनके पाकिस्तान में टुकड़े मिले हैं। वो फोटो सोशल मीडिया पे जैसे सर, अब ये नहीं पता कि वो AI जनरेटेड है, क्या है, कब के हैं, या वो फेक हैं। वो सारे के सारे फेक थे। मैं बताता हूँ, एयरक्राफ्ट के छोड़ो, यूँ उन लोगों ने दावा किया था, लगातार 3 दिन दावा किया था कि हमने S-400 मिसाइल यूनिट आदमपुर की जो थी यूनिट थी उसको उड़ा दिया। उन लोगों का दावा था कि हमने उड़ा दिया, मार दिया उनको। और उस दावे को दिखाने के लिए उन्होंने एक फ़ोटो डाल दिया, और वो फोटो था रूस और यूक्रेन के वार का। वो भी मुझे नहीं पता कि वो सस्ता या नहीं था, लेकिन जो फोटो उठाया था ऑलरेडी वो इंटरनेट पर ऑलरेडी पहले से फोटो था। ओके, ठीक है, उनका मतलब कहता हूँ मैं, जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, बहुत से फैक्टर होते हैं लड़ाई लड़ने के। जैसे कि फौजी के पास इतनी हिम्मत है, कितनी क्षमता, कितने दिन लड़ाई लड़ सकता है, जोश कैसा, हथियार कैसे हैं, लीडरशिप कैसी, लीडरशिप मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है, मिलिट्री लीडरशिप कैसी है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है, रूमर एंड प्रोपेगेंडा एक वर्ड होता है। महाभारत, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं हाथी। वो जो नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए थे, द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए थे, वो आज भी पार्ट, वो सबसे ज़्यादा क्रुशियल जो रोल है वो रूमर एंड प्रोपेगेंडा का है। आपको किसी फौज का मोरल तोड़ने के लिए या उन देशवासियों का मोरल तोड़ने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सहारा लिया गया उनकी, कहते हैं सोशल मीडिया ने, जो लोग उनके जो सोशल मीडिया के लोग थे बहुत सहारा लिया। उन लोगों एक फ़ोटो डाल देते थे, पूरी पाकिस्तान की जनता उसको मतलब कहते सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती थी कि S-400 यूनिट को मैंने मार दिया। मैं कहता हूँ कि बाल भी बांका नहीं हुआ हमारा तो बाल भी बांका नहीं कर पाए। हमारे कितने फाइटर प्लेन उड़े थे, कितने राफेल और कितने वहाँ पे उसमें पाकिस्तान में घुसे थे, कितने उड़े थे, ये डाटा तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये डाटा शायद कोई नहीं बता पाएगा। अंदाजा कुछ अंदाज़ा भी नहीं है भाई, मैं फर्जी अंदाज़ा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ में। बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो स्ट्राइक हुई थी ना, फर्स्ट जो स्ट्राइक हुई थी उसमें एयरक्राफ्ट ने स्ट्राइक किया था, जिसमें राफेल भी था, आपका सुखोई भी थे, मिराज भी थे। और आज के टाइम पर हथियार ऐसे हैं, मैं विकास भाई क्या बताऊं कि मैं आपको ना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट में जो मिसाइल लगी है ना, उसकी 200 किलोमीटर रेंज है उसकी। क्योंकि हमने एक वीडियो देखा था, वो पाकिस्तान का ही वीडियो था कि ये हुआ हमारा पहलगांव वाला था ना वो, हाँ पहलगांव वाला हुआ। हाँ। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो जो उनके मतलब उनका जो उन्होंने अपना एयरबेस बना रखा था, जो उनका बेस था, जो ये जहाँ से आतंकी आ रहे थे, जो उनका बेस था, लॉन्च पैड बोलते हैं उसको, तो जो लॉन्च पैड थे इनके, वो मतलब काफी उसके बीच में था, पॉपुलेशन के बीच में, पब्लिक या हाँ। और उनके जब ऊपर मिसाइल गिरी ना, तो साइड में किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई घर किसी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके ऊपर गिरा हुआ था। और वो लोग वीडियो बना रहे थे पाकिस्तान वाले, जो उनके लॉन्च पैड थे, वो उन्हीं के ऊपर जाके मिसाइल गिरी थी। अच्छा, अब इसका सिस्टम बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे 9 टेररिस्ट कैंप उसको उड़ाया गया था, 9 जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको उड़ाया गया था। एग्जैक्टली किसी जगह लाहौर में जाके या मुरीद के जगह पर, जो बड़ा फेमस हुई थी मुरीद के, तो वहाँ पर एग्जैक्ट में जाके पब्लिक के बीच में, जैसे आप आज हम यहाँ पे बैठे हैं, एग्जैक्टली आप ही के स्टूडियो में आगे मिसाइल लगती है, कैसे लग जाएगी? अगर आपके एग्जैक्ट लोकेशन भी दे दो ना, तब भी नहीं लगेगी। उसके लिए बहुत सारा स्किल चाहिए आपको, बहुत से कोऑर्डिनेट चाहिए। एग्जैक्ट जो लोकेशन है ना, वो आपकी वहाँ की GPS की लोकेशन, जो पॉइंट निकालते हैं। अच्छा, पता नहीं, ये बात मैं पूछ लेता हूँ, वो तो आप ही बताओगे। बिल्कुल। हमारे जासूस हैं वहाँ पे? हाँ तो बिल्कुल, इसमें तो जासूस हमारी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में पैसों के लिए वो लोग खुद बेच देंगे अपने आप को। साजन भल्ले सिंह को, विकास को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वो जो लोकेशन थी ना, आप किसी को करंट लोकेशन भेज दो या लाइव लोकेशन भेज दो, मेरे हिसाब से आप जा नहीं पाओगे वहाँ पे। उसमें और भी चीज़ें होती है, सैटेलाइट एक काम कर, सैटेलाइट भी तो इंडिया का जो सिस्टम है ना, मतलब वो बहुत बढ़िया हो चुका है आज के टाइम। बिल्कुल भाई। अब मैं दावा कर दूं, है नहीं है, क्या नहीं है, सबको पता है, ये सच्चाई सबको पता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनके भी यहाँ पर होंगे, हमारे भी शायद होंगे, नहीं होंगे शायद, मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ। बट हमारे पास, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऐसी हमारे पास, जो सैटेलाइट है, रियल टाइम इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको, एग्जैक्ट क्या क्या चल रहा है, ऐसे सैटेलाइट हमारे पास, पाकिस्तान के एग्जैक्ट लोकेशन में क्या हो रहा है वो आपको चलते फिरते दिखा देगा। ओके, 4 गाड़ी आई है, 3 बंदे मार रहे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ऐसा सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम है हमारे पास। सोफिया कुरैशी भी एयरफोर्स में है? वो नहीं, वो आर्मी से। वो 2 लेडीज हैं, कौन? हाँ, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल और आई थिंक कर्नल सोफिया कुरैशी। अच्छा, फाइटर जेट उड़ाए थे इन्होंने भी? नहीं, जैसे कि भाई उसमें क्या था कि जो आपने देखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, 26 जो टोटल हुए थे, जिसमें 25 तो टूरिस्ट थे, एक लोकल कश्मीरी था जो उनका गाइड था, उनको मारा गया था। जेंट्स को मारा गया था,
महिलाओं का सुहाग को उजाड़ा गया था और ये बोल के बोला था कि तुम आपका एक तो धर्म पूछ के मारा गया था। वो मतलब ये सोच सकते हो कि अपने देश में दंगे भड़काने की साजिश हो भी, चलो हिंदू हिंदू मुसलमान का बहुत सी चीजें बहुत सी चीजें होती है। वो लोग भी रिसर्च करते हैं कि देश में कैसे मतलब देश को कैसे खराब किया जाए, कैसे खराब किया, ये सोच के आए थे। धर्म पूछ के मारा था उनकी, मतलब सिंदूर उजाड़ दिया था उनका। उसी के बेस पर ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। महिलाओं को आगे भेजा गया ब्रीफिंग के लिए, मतलब वो फौज के अफसर हैं, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, शायद आई थिंक कर्नल रैंक है, क्योंकि रैंक एग्जैक्टली सही बोलना अच्छा रहता है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह दोनों ब्रीफिंग के लिए आती थी, लेडीजें थी। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को मैसेज देना था कि आपने महिलाओं के ऊपर हमला किया है, उनके मतलब मानसिक कहते हैं ना, उनके हस्बैंड को मार के। एक तो क्लियर कट ये मैसेज देना था कि महिलाएं आ रही ब्रीफिंग देने के लिए, मिलिट्री ब्रीफिंग देने के लिए। और वो लोग कहते हैं कि जो हेडक्वार्टर रहते हैं वहाँ पर पोस्टिंग रहते हैं। एट दैट मोमेंट वो लोग हेडक्वार्टर में पोस्टिंग थे। बहुत से काम होते हैं, मतलब जो कोई जैसे व्योमिका सिंह वो पायलट है, जो बैच लगा रहता है ना, वो बैच पायलट का रहता है। बट पायलट हमेशा जहाज नहीं उड़ाता, कभी कभी उसको कुछ और भी काम मिलते हैं। तो वो भी दिल्ली में पोस्टिंग है थी उस टाइम पर जब ये हुआ था। और मतलब बड़ी अच्छी हुई ये बात है, वो हरियाणा की बहू है, रहने वाले शायद वो यूपी से या कहीं से, बट वो हरियाणा की। और उस गांव की बहू है जहाँ से आर्मी चीफ भी थे वीके सिंह भी से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में गांव बफड़ो गांव है, उस गांव की वो बहू है। ये मतलब हरियाणा के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था। बट वो ऑपरेशन में नहीं थी वो, हाँ ब्रीफिंग में देने के लिए वही आती थी, एक मैसेज देने के लिए। मैसेज देने के लिए वही आती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन भी ले लेते हैं, टॉप लीडरशिप में जो बैठते हैं वो डिसीजन भी लेते हैं, वो लोग फिर ब्रीफिंग देने के लिए आते थे। कितने दिन चला ये? 4 दिन, टोटल 88 घंटे का वार। तो ये भी आइडिया पता नहीं, ये बात मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कितने मिसाइल हमने दाग दी होंगी इसमें? भाई कितनी मिसाइलें दागी ये भी टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आपको कभी नहीं पता चलेगा। इवन पब्लिक डोमेन में भी ये नहीं आएगी कितनी मिसाइल हमने मारी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद नहीं बतानी चाहिए, बस कितने एयरक्राफ्ट मारे सिर्फ आर्मी ठिकानों पे ही उनका ये लगा है, मतलब वहाँ पे की जो जनता है वैसा, मतलब रियासी एरिया में हमारे गोले नहीं हमने नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी भी आम पब्लिक को, अभी मैं बता रहा हूँ आपके सामने, आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो यार 2 टाइम की रोटी के लिए अपना जुगाड़ करते रहते हैं। जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनकी भी हालत कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, या उनको भी किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको इंडिया से भी मतलब नहीं क्या कर रहे हैं, उनको अपना मतलब रोजी रोटी का जुगाड़ करना है। हाँ सही बात है, उनको ये नहीं पता कि शाम खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह तो से वो लेकर क्या शाम तक हिंदुस्तान बस क्या वो पाकिस्तान करेंगे वो। करेगा। एक चीज़ और है, जब तक आपका पेट नहीं भरा होगा ना तब तक देशभक्ति भी नहीं आएगी। आपका अगर पेट ही नहीं भरा होगा ना तो आपको तिरंगे की याद आएगी। वो किसी की सोचेगा वो नहीं। कहाँ से पाकिस्तान की सोच पाएगा यार, पहले तो अपने बच्चों की सोचेगा, बीवी की सोचेगा। जिसका पेट भरा होगा तब उसको याद आएगी कि देश भी है, समाज भी, मेरा स्टेट भी है। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले खुद का होता है। और पाकिस्तान में जो आम पाकिस्तानी है उनकी हालत बहुत ख़राब है। देखो हाँ, बहुत बुरा हाल है, चीज़ें बहुत बुरा हाल है। तो वो तो अपने उसके बारे में सोचता है। किसी भी रियासी इलाके मतलब ठिकाने पर कोई मिसाइल नहीं मारी गई थी। जो बोला गया था ना कि हमारे मासूम लोगों को इन लोगों ने मार दिया, हमारी मस्जिदें शहीद कर दी, एक उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट किया था। इनका जो टेररिस्ट कैंप होता है ना, उनका एक मैं थोड़ा आपको आइडिया बताता हूँ कैसे करते हैं ये लोग। पहले तो क्या कि खुले एरिया में बनाते थे, दूर दराज इलाकों में बनाते थे। फिर इन लोगों ने बचने के लिए कि ठीक है ये तो यार 2019 में भी स्ट्राइक हो गई थी, एयर स्ट्राइक है, या फिर ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर आ सकते हैं, या इनका कोई बंदा घुस के मार सकता है। तो उन्होंने क्या करती है, तो भीड़ वाली जगह है ना, भीड़ वाली जगह वहाँ पर ये ठिकाने बनाने स्टार्ट करती है। तो इनका पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि इनकी मस्जिद रहती है जिनको तालीम वाली में दी जाती है, ठीक है। उसके छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं, तालीमें देते हैं, मतलब नमाज़ पढ़ना सिखाते हैं या फिर कुरान सिखाते हैं। उसके बाद उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि अच्छा घरों से नॉर्मल घरों से बच्चों को लेके आते हैं मदरसे के नाम पर। ये नहीं बता के आते कि इनको बच्चों को हम आतंकवादी बनाने वाले नहीं, कि हम इसको तालीम की शिक्षा देने वाले हैं, ये कह के इनको बच्चों को मदरसे में लेके आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है उसके बाद उनको छटनी करते हैं कि कौन सा ऐसा बंदा जिसके अंदर जोश ज़्यादा है, ब्रेन वॉश किया जाता है रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर। उसको फिर वो ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो बहुत सारी हर्डल फिजिकल ट्रेनिंग भी, जो एक टेररिस्ट तैयार होता है अकेला ऐसा नहीं कि उसको अपने AK-47 या ग्रेनेड चलाना सिखा दिया, नहीं, उसको बहुत सारी बचना कैसे, मैक्सिमम दिन बच के आपको कितना आपको मारना है, कितने बंदे आपको मैक्सिमम मारने हैं, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे बचना है, कैसे रहना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब परफेक्ट एक वो भी फौजी टाइप की ट्रेनिंग लेके आता है। उसके बाद उसको इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से घुसाए जाते हैं। फेंसिंग इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंसिंग हर जगह नहीं है, कुछ जगह नदी है, नाले है, जो बहुत सी जो रिवर है ना, बड़ी बड़ी नदियाँ, वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर बनाती है। नाले भी हैं, जंगल भी ऐसे जहाँ पर शायद फेंसिंग नहीं है, उनके थ्रू वो लोग घुसाते हैं, निकलाते हैं, उनके थ्रू वो निकल के आते हैं। तो इंडिया ने कोई भी कहते हैं इनोसेंट सिविलियन, किसी इनोसेंट सिविलियन को नहीं मारा।
अच्छा अब है ना, मैं आपसे वो पूछूंगा मतलब धड़ाधड़ क्वेश्चन हाँ हाँ और धड़ाधड़ जवाब देना हाँ है हाँ आपने। हाँ। अच्छा, विंग कमांडर का क्या नाम था, कंप्लीट क्या नाम था? व्योमिका सिंह, नहीं, विंग कमांडर थे जो मुझे। अभिनंदन, अच्छा, एक है ना इंडिया के जो फाइटर प्लेन उड़ाते थे, विंग कमांडर अभिनंदन सिंह, अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन। अच्छा, विंग कमांडर का जो विमान वहाँ पे गिरा था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था? मतलब ऐसा कि वो उनको पता नहीं लगा, वो सैटेलाइट से कट गए थे उनको, मतलब क्या हुआ था वो? जो आप विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान में करंट में उनका रैंक ग्रुप कैप्टन है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि जो भी रैंक होता है ना फौजी का रैंक, हाँ। वो करेक्ट रैंक बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसके कहते प्राइड के लिए बात होती है। 2019 में उस समय उनका रैंक विंग कमांडर था। 27 फरवरी की बात है, ये सुबह सुबह की बात है। उस समय ऑलरेडी हम लोग स्ट्राइक कर चुके थे, एयर स्ट्राइक जो उनके ऊपर बालाकोट में जो उनके टेररिस्ट कैंप थे उनको हम लोग मार चुके थे। अगले दिन उन लोगों एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल बोलते हैं, जिसमें 4-5 जहाज एक साथ आते हैं, स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। इंडिया की तरफ आए वो लोग, इंडिया के थोड़ा अंदर घुसे भी थे, क्योंकि उनको पता था उस टाइम पे इंडिया के पास ऐसा कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं थी उस टाइम पे, ना तो पाकिस्तान के पास थी ना हमारे पास थी। एक ही साधन था, जो एयरक्राफ्ट के पास मिसाइलें जो रहते हैं उसी से एक दूसरे को मारना है। उस समय श्रीनगर में वो जो जहाज उड़ा रहे थे वो उड़ा रहे थे MiG-21, जो अभी रिटायर हुआ MiG-21। आमने सामने F-16 के 2 से 3 जहाज थे, और ये अकेले अपनी पार्टी में अकेले ही थे। बाकी एयरक्राफ्ट शायद सेफ निकल गए थे या कैसे वापस आ गए थे वो। वापस आ गए थे, जो भी मूवीज थे। में देखा था हमने। जी जी बिल्कुल। ये इन्होंने क्या टारगेट को मतलब उनको पीछा करना स्टार्ट कर दिया, इंगेज करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी इनको भी शायद बोला गया था कि वापस आ जाइए, क्योंकि वो लोग जो थे ना, मतलब इंडिया के अंदर थोड़े घुसे थे। बॉम्बिंग एक जगह आर्मी यूनिट के ऊपर बॉम्बिंग करने की कोशिश की थी, बॉम्ब मिसगाइड होकर साइड में गिर गया था, यूनिट पे नहीं गिरा था। एक एयरक्राफ्ट को, मतलब F-16 के एक जहाज को इन्होंने अपनी मिसाइल से मार दिया था। MiG-21 ने F-16 जैसे मतलब मॉडर्न एयरक्राफ्ट को मार दिया था। एक मिसाइल यूज़ की थी जो एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं, उससे उसको मार दिया था। बट इसी बीच में उनके पास से शायद 3 से ज़्यादा थे F-16। एक F-16 की मतलब जो मिसाइल थी, एमराम मिसाइल बोलते हैं उसको, उस मिसाइल से इनका एयरक्राफ्ट को हिट हो गया। जैसे एयरक्राफ्ट हिट हुआ तो ये इन्होंने जंप कर दिया, जंप आई मीन टू से अपना पैरासूट से नीचे आ गए। एयरक्राफ्ट को उन्होंने छोड़ दिया और ये नीचे आ गए। जब नीचे आए तो जो जगह थी वो पाकिस्तान थी, क्योंकि ये बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक थे, और शायद वो बॉर्डर क्रॉस भी हो गए थे, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट जो गिरा था ना वो पाकिस्तान में जाके गिरा था। मैक्सिमम जो पुर्जे मिले थे ना वो एयरक्राफ्ट के वो पाकिस्तान में मिले थे। F-16 जो गिरा था उनका, वो भी पाकिस्तान में गिरा था। मतलब मोस्टली ये था कि ये लोग दोनों की दोनों जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो पाकिस्तान के अंदर ही, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ ही हो रही थी। पहले जो न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि हमने 2 जहाज मार गिराए हैं भारत के, 2 पायलटों को पकड़ लिया, 2 पायलटों को पकड़ लिया, जिसमें से एक का वीडियो थोड़े 2 या 3 घंटे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो वायरल होने लग गया था, ठीक है। दूसरा, थोड़ी देर बाद उनको जैसे एहसास हुआ, क्योंकि जब आपने देखा होगा बहुत से वीडियो वायरल हुए, उसमें उसने भागने की कोशिश भी की थी। जो फर्स्ट वीडियो जो आया था उसमें लोगों ने पकड़ रखा था, जो उनका बॉडी से खून खाना आ रहा था, कि जो लोकल वहाँ के थे ना पाकिस्तानी लोग थे, उसने शायद थोड़ा बहुत मारपीट की कोशिश की हो, जो भी हो, थोड़ी बहुत मारपीट इनके साथ हुई थी। तो दूसरा पायलट गिरा था वो पाकिस्तानी पायलट था, वो गलती से उन्होंने मार दिया उसको, वो गलती से मारपीट की थी, वो गलती से मर गया। स्टार्टिंग में लोगों ने कहा कि 2 इंडियन पायलट को हमने कैप्चर कर लिया, 2 जहाज हमने मार दिए, सोशल मीडिया पर डाल दिया। मतलब लोगों ने नहीं डाला, पाकिस्तानी जो बोलते हैं ना मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, उन्होंने डाला। उनकी स्टेटमेंट आ गई, उनकी स्टेटमेंट आई थी। यहाँ से इंडिया की तरफ से ये होगा कि हमने भी एक F-16 मार दिया है, और हमारा भी एक MiG-21 डाउन होगा, हमारा विंग कमांडर अभिनंदन उनके कब्जे में है। उसके बाद उन लोगों ने हमारे वाला तो दिखा दिया मीडिया में, अपने वाले का जो हॉस्पिटल में था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। उस चीज़ को उन्होंने कवर अप कर दिया। पाकिस्तान वालों ने कवर मास्टर है, क्योंकि वो जल्दी कर देते हैं कवर अप नहीं, उनके यहाँ पर क्या मीडिया भी है ना, कंट्रोल्ड मीडिया, सब कुछ पाकिस्तान में जो कंट्रोल होता है ना वो फौज करती है। यहाँ की तरह नहीं है, यहाँ कुछ भी हो गया ना, फौज का कोई रोल नहीं, पॉलिटिक्स में भारत में फौज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। और जो भी रूलिंग पार्टी है उसका भी इतना नहीं है कि भाई हर चीज़ को दबा सके, नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक चीज़ मिल जाए ना, अगर बाल भी मिल जाए, अगर रस्सी भी मिल गई तो सांप बना देंगे वो, ऐसी सिस्टम भी है। अगर भारत का कोई नुकसान होता, अपने जहाज़ गिरते या कुछ और भी होता, तो एक कुछ ना कुछ तो है ना कहीं तो, जहाज़ तो कहीं एयरबेस पे गिरा नहीं अपना, जहाज़ गिरता तो खुले आसमान में कहीं ना कहीं गिरता, कुछ ना कुछ तो आती फ़ोटो, कुछ नहीं आया। मतलब कोई प्रूफ, डिजिटल प्रूफ एक बार भी नहीं आया।
और पाकिस्तान वालों ने अपना जो बंदा था उसको कवर अप कर लिया, वो बंदा मर भी गया था। उसके बाद प्रेशर ऐसे बढ़ा, उसकी वापसी विद इन 2 से 3 दिन के अंदर वो वापसी भी हो गई थी। तो प्रेशर कहाँ से पड़ा? प्रेशर शायद सऊदी अरब, जो उस टाइम हमारे पास इनपुट था, छोटे लेवल पर जो इनपुट आया था वो सऊदी अरब की तरफ से पड़ा था। क्लियर कट मैसेज ये था कि हम लोग लंबा अटैक करने वाले हैं, और ये लंबा अटैक मतलब ब्रह्मोस मिसाइल से उनके जो मेन बेस है उसको मारने वाले हैं, या तो हमारे पायलट को छोड़ दो या हम लोग उस चीज़ के लिए लंबा जाने वाले हैं। तो क्लियर कट इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट में उनकी जो नेशनल असेंबली बोलते हैं उसको, उसमें क्लियर कट बोला था कि हम लोग मतलब पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और उसके लिए हम पायलट को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपनी तरफ से प्रस्ताव, पाकिस्तान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि हम लोग छोड़ रहे हैं। इंडिया की तरफ से पायलट ऐसे डिमांड नहीं किया कि ऑफिशियली इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हमें पायलट दे दो, क्योंकि उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जब पायलट का पकड़ा गया था। दिल्ली में साइंस भवन में एक कॉन्फ्रेंस था, तो प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने उस टाइम पर एक क्रिप्टेड मैसेज दिया था कि लोग कुछ भी बोलते थे, कुछ भी बोलते थे, एक पायलट भी आया है, टेंशन मत लो, वो पायलट भी इंडिया में आ जाएगा। क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया गया था सऊदी अरब के थ्रू या अमेरिका के थ्रू कि अगर पायलट नहीं छोड़ा गया तो हम लोग आपको उड़ा देंगे। तो उस प्रेशर में पाकिस्तान ने पायलट को भी छोड़ा, और अपने पायलट को भी, जब कहते हैं ना वो डाउट में अपने पायलट को भी मार दिया था। तो उसके बाद इस एक्ट के लिए विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र मिला था। अच्छा, 2016 में हुआ था ये बालाकोट 2019 में, वो सर्जिकल स्ट्राइक जो उरी वाला हुआ था वो 2016 में हुआ था। उसके बारे में पता हुआ आपको सारा? हाँ बिल्कुल पता। 2016 में ना उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उसकी जो फोर्स थी वो कैसे चुनी गई और उसमें किस टाइप के हमारे आर्मी के जवान थे और उसकी क्या प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, उसके बारे में बताओ। मैं वैसे तो भाई एयरफोर्स से हूँ, फिर भी उस ऑपरेशन का आपको मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस यूनिट ने ऑपरेशन किया था उस यूनिट के साथ मैं रहा हूँ। जो ऑपरेशन किया था वो किया था 5 पैरा ने और 9 पैरा ने। पैरा यूनिट जो रहती है, स्पेशल फोर्सेज जो रहती है, कमांडो रहती है अपनी आर्मी की, उन लोगों ने ऑपरेशन किया था। 2016 में उरी सेक्टर जो होता है, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, उसको कई सेक्टरों में बांटा गया। उरी सेक्टर में एक आर्मी यूनिट में टेररिस्ट घुसते हैं और टेंटों में सोए जवानों की, निहत्थे जवानों की हत्या कर देते हैं। वो मूवीज में जो दिखाया गया एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। उसके बाद बदला लेने के लिए कि कहाँ से वो लोग आए हैं, उनके लॉन्चिंग पैड कहाँ हैं, उनका हब कहाँ है, उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रॉय करना था। और वो कितना अंदर तक गए थे पाकिस्तान के? पाकिस्तान ज़्यादा अंदर नहीं, शायद 5 किलोमीटर टाइप ही रहता है, क्योंकि जो लॉन्चिंग पैड 5 से 10 किलोमीटर है, ज़्यादा अंदर नहीं रहता, 5 किलोमीटर ही बोलूँगा। लॉन्चिंग जो पैड रहता है बॉर्डर के बिल्कुल पास में रहता है, क्योंकि वहाँ से उनको अपने टेररिस्ट घुसाने होते हैं। लॉन्चिंग पैड का मतलब एक घर है जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब, और उनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग भी होती है। कई दिनों से तक वो लोग वहाँ रहते हैं, मतलब पाकिस्तान से आते हैं टेररिस्ट, वहाँ रहते हैं, एक दिन उनको मौका लग के बॉर्डर पार करवाया जाता है। लॉन्चिंग पैड मतलब यही है जहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है, मतलब अंदर घुसाया जाता है। आर्मी के पास कॉन्फिडेंस था ये करने का, क्यों? क्योंकि उससे पहले वो म्यांमार में, बर्मा में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके थे। वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, हम लोग अंदर घुस के 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चल के, एक दिन लगातार पैदल चल के भी कहीं जा सकते हैं, और बिना किसी पता किए भी, अपने बिना किसी लोकेशन दिए हम लोग अंदर पहुंच के वो ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। तो 2 यूनिटों के बंदों को चुना गया था। जो यूनिट थी 5 पैरा और 9 पैरा यूनिट थी। ये ऑफिशियली है, जो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं। उनको बॉर्डर के नज़दीक ले जाया गया हेलीकॉप्टर से, रस्से से वो लोग नीचे आए। उसके बाद पैदल चलते चलते वो लोग पाकिस्तान के अंदर घुसे थे। कितने लॉन्च पैड उड़ाए इन्होंने उस टाइम? एग्जैक्टली शायद 3 से 4 पैड थे जो जहाँ से वो लोग आए थे। कितने आतंकवादी थे वहाँ पे, कुछ आइडिया? अभी तो इतना मेरे को याद नहीं आ रहा कि कितने थे, लेकिन काफ़ी बहुत ज़्यादा टेररिस्ट उन लोगों ने, जितने भी उस लॉन्चिंग पैड में जितने के बंदे थे सारे के सारे उन्होंने मार दिए थे। और अपना के कोई भी अपना कोई उस ऑपरेशन में अपना, शायद मुझे एक बंदा इंजर्ड हुआ था आते टाइम, हमारे द्वारा बिछाई गई माइंस में उसका पैर उड़ गया था। अच्छा, वो ऐसा तो नहीं जो हेलीकॉप्टर से फायरिंग हो रही थी उससे हुआ? नहीं, वो मतलब ऐसे ही हुआ था अपना, मतलब कोई एक इंजरी हुई थी जो मुझे याद आ रहा है। जो उरी वाले जो स्ट्राइक होते उसमें, सर्जिकल जो स्ट्राइक हुई थी उसमें उनकी तरफ से, जो टेररिस्टों की तरफ से जो हमला हुआ था ना, वापस में जब हमने हमला किया, उन्होंने भी वापस अटैक किया था। अभी बंदूकें उठा के उन लोगों ने फायर करना स्टार्ट किया था। उसमें किसी बंदे कोई शहादत नहीं हुई, ना कोई इंजरी हुई थी, और बड़े अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया था। जिसमें कहते हैं ना कि वहाँ पर कुत्ते भी भौंक सकते हैं, जंगल में जा रहे हैं, उनके पास कुत्ते भी रहते हैं, उसको बचाव करने के लिए वो लोग अपना एक किसी का पैसा वैसा भी लेके गए थे ताकि कुत्तों से बच के, पैंथर से बच के। तो कुछ ऐसा सिस्टम भी आर्मी वालों ने अपनाया था और अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा था। और पैरा जो यूनिट हैं, पैरा यूनिट है, खासकर 5 पैरा, 9 पैरा,
उनका नाम हुआ, उनको गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। और बाकी जितने भी पैरा यूनिट हैं वो ऐसे ही ऑपरेशन के लिए जानी जाती है। इस टाइप के ऑपरेशन, अंदर घुस के जो ऑपरेशन करना होता है ना किसी देश में, वो इसी चीज़ के लिए जानी जाती है। मेरे को तो गैलेंट्री अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ, मैं रिटायर हो चुका था उस टाइम पे। अच्छा, ये डिक्लेरेशन 15 अगस्त को करीब हुई थी, मैं रिटायर हो चुका था उस टाइम पे। अच्छा सर, आप एक चीज़ बताओ, उस मतलब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो आपकी टीम में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर रहे होंगे, अलग 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 यूनिट होंगी। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई उन्होंने आपको रिटायरमेंट के बाद गैलेंट्री अवार्ड के लिए आपको बोला कि आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा? जब ये लड़ाई हुई थी उस टाइम मैं सर्विस में था। बहुत से बंदे मतलब पूरी एयरफोर्स में बहुत से बंदे इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। भाई कोई जहाज़ में काम कर रहा था, कोई रडार में काम कर रहा था, कोई मिसाइल में काम कर रहा था। तो पायलट के अलावा कुछ टेक्निकल अफसर को मिला ये गैलेंट्री अवार्ड, कुछ एयरमैन जो बोलते हैं ना सिपाही लेवल जिसको बोलते हैं एयरमैन, उनको भी मिला है ये। मुझे दिया गया था मेंशन इन डिस्पैच फॉर ऑपरेशन सिंदूर, कि बहुत से लोग भी मेरे साथ इन्वॉल्व थे, मेरी टीम में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मेरे साथ कंधा मिल के काम किया। मतलब ये नहीं कह सकता मैंने ही सब कुछ किया, नहीं भाई, पूरी टीम का काम होता है ये। टीम वर्क है, ये टीम वर्क है, ये पूरा का पूरा टीम वर्क था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मैं जो एक टीम थी जिसको लॉन्चर बोलते हैं, जो सिस्टम होता है उसको लॉन्चर बोलते हैं, मैं अपनी टीम का इंचार्ज था, मैं अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था। और एक इंसिडेंट, एक रात को ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि हम लोग मिसाइलें फायर हो रही थी। तो उसके बाद हम लोग के मिसाइल फायर करने के बाद एक लोकेशन पर नहीं रहते थे। जैसे कि आज दिल्ली से मिसाइल फायर कर दी, अगले दिन हम आगरा चले गए, या उसी टाइम जैसे मिसाइल फायर करेंगे उसी टाइम अपनी लोकेशन बदल लेंगे। फ्लाइट से लोकेशन चेंज? नहीं, हम अपनी बाय रोड जाते हैं। ओके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये 20 किलोमीटर उधर चले गए, 50 किलोमीटर उधर चले गए, एक जगह नहीं रहेंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोग अपना मिसाइल फायर करेंगे या रडार अपना ऑन करेंगे, हमारी लोकेशन पाकिस्तान के पास चली जाएगी। और पाकिस्तान ये चाहता था कि S-400 जो सिस्टम है मिसाइल का, उसको पहले दिन ख़त्म कर दे। जैसे पहले दिन अगर वो लोग ख़त्म कर देंगे तो हम मतलब हमारी एयर स्पेस में वो लोग घुस सकते थे, वो हमारी एयर स्पेस में आ सकते थे। उसके लिए वो पहले दिन से हमारी यूनिट को ट्रेस कर रहे थे, लोकेट कर रहे थे। बहुत से ड्रोन हम अटैक करने के लिए और हमारी लोकेशन जानने के लिए हमारे पास भेजे गए थे। और जब उनसे काम नहीं चला तो उन्होंने स्पाई भेजे जो इंडिया में उनके जासूस थे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी हमारी जासूसी करने के लिए या हमारी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। इस ऑपरेशन में हमने जासूस पकड़े, खुद पकड़े हम लोगों ने, हमारी टीम ने पकड़े हैं। जो कहते हैं, मैंने कहा टीम वर्क है, हमारी टीम ने जासूस पकड़े हैं। कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा, हाँ, जब हम ऑपरेट वो मतलब जो वो सिविलियंस जासूस, सिविलियंस सरदार बन के घूम रहे थे, वो इंडियन, हाँ। इंडियन वो पाकिस्तानी एजेंसी के लिए काम करते हैं। स्लीपर सेल कह सकते हो एक तरीके से। वो सोए रहते हैं, मतलब आराम सोए, मतलब नॉर्मल अपना जीवन जैसे फिल्मों में दिखाता है। हाँ बिल्कुल। इनको इंडिकेशन आई और वो स्टार्ट हो गई। वहाँ से उन्होंने कहा कि भाई इनका लोकेशन हमें निकाल के दो, आसपास है कहीं पर पंजाब में, इस एक जगह दे दी, यहाँ पे है, तुम लोग इनका देखो, लोकेशन चेक करो। उनकी भी पूरी टीम रहती होगी। कोई स्टोरी सुनाओ फिर उसके लिए। कोई उसमें ये हुआ था कि जब हम लोग लोकेशन चेंज करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वीडियोग्राफी बहुत देखा मैं कि लोग वीडियोग्राफी करते थे, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे होते थे। ठीक है। तो उसमें मतलब नॉर्मल बात नहीं होती है, क्लियर कट मैसेज था कि जो मिलिट्री कॉन्वे होता है, चाहे एयरफोर्स का कॉन्वे, चाहे आर्मी का कॉन्वे, किसी का भी हो, उसकी आपको वीडियोग्राफी नहीं करनी। ठीक है। तो उसमें ये देखते थे कि हमारी एक टीम साथ चलती थी, हम लोग साथ चलते थे। जो भी बंदा हमें फोटोग्राफी करते हुए या वीडियोग्राफी करते हुए मिलता था उसको हम उसी टाइम पकड़ लेते थे। तो बंदों के जो पकड़े गए थे, 3 बंदे पकड़े थे हमने। 3 में से एक बंदा ऐसा था जो उसका कोई लिंक नहीं था। लिंक का मतलब ये था कि वो बंदा भी अपने रील बनाने के लिए या फिर वो मोदी भक्त था, हाँ। ये दिखाने के लिए कि भाई देखो देश की सेना तैयार है, पाकिस्तान को आज ही रात तबाह कर। उसका सब कुछ खंगाल लिया होगा, सब कुछ खंगाल लिया। जो निकल के आया था उसमें ये निकल के आया था कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था, उसको छोड़ दिया। उसको जो पुलिस ने शायद छोड़ दिया था, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी। बट ना चाहते हुए भी आप दुश्मन की मदद कर देते हो, क्योंकि आप जब फ़ोन में फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सर्वर वर्वर वो उनसे चूक जाएगा। जैसे आप S-400 की, ब्रह्मोस की या किसी और एयरक्राफ्ट जा रहा है, किसी की भी अगर आप फोटोग्राफी करते हो ना, तो आपका सर्वर से पता चल जाएगा कि ये लोकेशन यहाँ है, अच्छा यहाँ से यहाँ जा रही है। 4 जगह से लोग मतलब फोटोग्राफी हो गई है। सपोज करो हिसार में फोटोग्राफी हो गई, उसके बाद वो रोहतक मिली है, उसके बाद वो सोनीपत मिली है, उसके बाद वो पानीपत मिली है। चारों डॉट लिंक अगर कर देंगे, बोले अच्छा इस रूट से स्टार्ट हुई थी, हिसार गई, फिर रोहतक, फिर सोनीपत, फिर पानीपत, मतलब ऊपर अम्बाला की तरफ जा रही है। उससे आइडिया लग जाता है, ओके अच्छा इसी से जगह यहाँ से मिल चुके हैं फोटोग्राफी, इसका मतलब ये वहाँ की तरफ जा रही है, वहाँ ढूंढो इसको। 2 बंदे
जो लोकेशन हमारी यूनिट की लोकेशन ट्रैक करते हुए पकड़े गए थे, वो पुलिस केस या जो भी कार्रवाई चल रही है वो चल रही है। ये चीज़ ऑफिशियली एयरफोर्स ने भी डाला था कि स्पाई हमने पकड़े हैं। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑफिशियली है कि हमने स्पाई जासूसी करने की जो कोशिश हुई थी उसमें पकड़े हैं, जिसमें से एक बंदे का जो चेक किया गया था फ़ोन, उसमें ये निकला था कि मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी, मेरे पैसे भेजो। जो व्हाट्सअप पे वो जब वीडियो सेंड कर रहा था, फोटो कुछ सेंड कर दी, वीडियो जब सेंड कर रहा था उसको जब पकड़ा गया था, उसको ये नहीं पता था कि मुझे पकड़ने के लिए बंदे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बंदों ने उनको देख लिया था उसी टाइम कि अच्छा कोई फोटोग्राफी फ़ोन उठा के देख रहा है, फोटोग्राफी हो रही है। फटाफट जैसे उसको पकड़ा, उसके बाद हम लोग ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। उसके बाद सिविल पुलिस जो हमारी पंजाब पुलिस हमारे साथ जब चलती थी, उसके बाद पहले से देखने लग गए थे कि कोई बंदा से फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा होता। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था, फोटोग्राफी आपको नहीं करनी है। और रिगार्डिंग क्या हुआ था उस टाइम पे, जो आपने पूछा ना कि ऐसा क्या हुआ था कि जो आपको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था, जब ऑपरेशन चल रहा था, एक जगह से जब दूसरी जगह हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे थे बहुत सी मिसाइलें फायर करने के बाद, उसमें एक जो सिस्टम होता है लॉन्चर सिस्टम जिसका मैं नेतृत्व कर रहा था, वो कहते हैं कि थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था उसमें। फॉल्ट मतलब थोड़ी खराबी हो गई थी। वो कोई ऐसा रीजन था, नॉर्मल रीजन होता है जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, हैंग हो गया, कुछ भी हो जाता है। ऐसी जो टेक्निकल जो सिस्टम होता है वो ऐसे ही काम करता है कभी कभी। तो उसी टाइम हमें दूसरा लोकेशन चेंज करना था, क्योंकि अब हम पे अटैक वापस आने वाला था। अटैक हम पे वापस आने वाला था। अब यही ऑप्शन था, या तो उसको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो गाड़ी ना तो वो हिल पा रही थी, जब तक वो फॉल्ट को ठीक नहीं कर देंगे गाड़ी नहीं हिल पा रही थी हमारी। तो हमारे लिए भी बड़े पैनिक सिचुएशन हो गई थी, क्या करें क्या नहीं करें। तो उस टाइम मैं अपनी टीम का नेतृत्व कर रहा था, और ऑप्शन ये भी था कि इसको छोड़ के जा सकते हो, फिर बाद में लेके आ जाएंगे इसको। अभी तो ये है कि दूसरी जगह जाओ, अपने सिस्टम को दोबारा ऑन करो, फिर से मिसाइलें मारो। बट मेरे माइंड में ये था कि इसमें यार अभी तक 3 मिसाइलें बची हुई हैं और अटैक हम पे आने वाला है। अगर ये इसको यहीं छोड़ के चले गए, अगर उन लोगों ने इस पर अटैक मार दिया या जो मिसाइल मार दी, तो ये तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। दिन रात वो लोग जो रूमर उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने उनको मौका मिल जाएगा, उनको मौका मिल जाएगा, उनको सच साबित कर, वो सच हो जाएगा भाई। तो बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। उस टाइम ये पता था कभी भी आ सकता था। तो उस टाइम ये डिसीजन हुआ कि क्या करें क्या नहीं करें, जिसमें ऑप्शन ये था कि भी आप जा भी सकते हो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई जाएंगे तो नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि शायद मर जाना ठीक रहेगा। मतलब अगर शहीद हो गए तो क्या हो जाएगा। अगर हमने ये रिस्क लिया कि इसको ठीक करके यहाँ से अगर लेके चले गए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम लोग बिना ले गए इसको चले गए और पीछे से पाकिस्तान वालों ने मिसाइल मार दिया, बेइज्जती हो जाएगी, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बिना हथियार फौजी नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो हथियार तो चाहिए, या तो हमारी सादत जाएगी या फिर इसकी जाएगी। तो हमने रिस्क लिया, अपने परमिशन, अपने सीनियरों से मैंने परमिशन ली। उन्होंने बोला कि अटैक आने वाला है, शायद बहुत जल्दी, मतलब बहुत हैवी रिस्क में हो तुम लोग। मैंने कहा कि सर रिस्क को लेना पड़ेगा, मैं अगर रिस्क नहीं लिया तो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा हमारा। उन्होंने परमिशन दी, मैंने एक अपनी टीम बनाई। 3 बंदे थे मेरे पास, एक जो गाड़ी को चलाने वाला, वो टोटल 4 बंदे थे हम लोग। और जो बंदे चुने गए थे, बाकी की टीम को मैंने भेज दिया कि आप आगे जाओ, आगे सिस्टम को तैयार करो, जिस भी लोकेशन पे आपने 3 आदमी तैयार करे? 3 मेरे अपने सिस्टम के, एक अपने गाड़ी का, मैंने जो उसका जो ऑपरेटर जो रहता है गाड़ी को जो चलाता उसको, टोटल 4 बंदे रह गए थे हम लोग। अंधेरी रात थी, आप कुछ भी नहीं दिख रहा था आपको, ऐसी हालत थी, सुनसान जंगल था, और कभी भी मिसाइल हम पर आ सकती थी। और दूर दराज में ड्रोन दिख रहे थे, आसमान में मिसाइलें दिख रही थी हमें, क्योंकि हमारे साथ ही और भी मिसाइलें जो आसपास डिप्लॉयड थी, वहाँ से जो ड्रोन आ रहे थे उन पर छोटे वाली जो मिसाइलें फायर हो रही थी, आर्मी की एडी गन फायर हो रही थी। आसमान में बारूद ही बारूद दिख रहा था, और आसमान में देखो ना दूर दूर तक बहुत सी चीज़ें दिखती है। आप वो लगा के देखते थे? नहीं, वो नंगी आंख से दिख रहा था। अच्छा। वो तो आसमान में से सब कुछ नंगी आंख से दिख रहा था हमें। हाँ, आप उसके नज़दीक थे ना, कि जहाँ पे चीज़ चल रही थी, जहाँ पर चीज़ चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से सिस्टम डिप्लॉयड थे। मतलब आप देखोगे 4-5-10 किलोमीटर में बहुत से सिस्टम डिप्लॉयड है, तो आसमान की तो दूरी बहुत कम हो जाती है। अगर आपने वो मिसाइल फायर करा, हाँ, और उसके बाद अपना जो वो सिस्टम था वो ख़राब हो गया, हाँ, ठीक और है। उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट होगी। इसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट होगी, पूरा सिस्टम बाकी रेडार वेडार हो गया, दूसरे और भी लॉन्चर जो रहते हैं वो सिस्टम तो नई लोकेशन में चले गए, हम लोग वहीं पर रह गए थे। और उसको पहले तो हमें ठीक करके लेके जाना था। कितना टाइम लगा उसको ठीक करने में? लग गया था 15-20 मिनट लग गए थे। ओके। पहले तो उस फॉल्ट को देखना था है कहाँ पे वो सिस्टम, पहले तो ढूंढना था उसको। और जो आला अफसर होते हैं उन्होंने ये बोल दिया था कि आप निकलो यहाँ से? नहीं, ऑप्शन था ये हमारे पास भी। ऑप्शन ये था कि उनको ये नहीं पता था, वहाँ पर पैनिक सिचुएशन थी, एकदम कुछ नहीं पता चल पा रहा था। उनके पास ये मैसेज था कि रीलोकेट, एक कमांडर थे रीलोकेट। उसके बाद सबको पता था क्या करना क्या नहीं करना।
उसी टाइम ये जब देखा कि ये सिस्टम ख़राब हो गया, अब इसका सिस्टम को बिना ठीक किए हिल नहीं सकता यहाँ से, हिलना तो गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी। अगर आप S-400 का ये देखोगे तो उसकी बीम ऐसे रहती है ऊपर की तरफ, ट्यूब देखोगे आप, उसमें से मिसाइल फायर होती है, वो ट्यूब नीचे नहीं आ रही थी। और जब तक ट्यूब नीचे नहीं आएगी वो मतलब वो पूरा का सीधा सीधा ऐसा खड़ा था, वो जब तक डाउन नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चल पाएगी, गाड़ी नहीं चल पाई। गाड़ी नहीं चल पा रही थी। अब हमें फॉल्ट ढूंढना था पहले तो। जो आपने अपने अपने साथ 3 आदमी सेलेक्ट किए, हाँ हाँ, तो उनमें जज्बा था कि नहीं जाएंगे जो होगा बिल्कुल जज्बा 100% जज्बा था। और मेरे लिए थोड़ा सा वो भावुक वाला पल था, इसलिए पल था कि मुझे 99.99% ये लग रहा था कि आज नहीं बचेंगे हम लोग, सच में लग रहा था कि नहीं बचने वाले। परिवार याद आया? कुछ नहीं था उस टाइम पे? उस टाइम तो ये याद आया था कि यार चलो ये हमारी किस्मत में ये लिखा था, लेकिन अगर हम लोगों ने अगर आज यहाँ से चले गए इसको ठीक करके, उसके बाद हिस्ट्री ही बनेगी, हिस्ट्री ही बनने वाले, ये मेरा भी ध्यान में था। बट जो बंदे मेरे साथ जो टीम में थे उनके लिए थोड़ा सा मैं भावुक इसलिए था कि यार मेरी तो 38 साल की उम्र हो रखी है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया, आज बारी है देश के लिए काम आने की। जो एक लड़का था वो 21 या 22 साल का था, तो वो अपने घर का मेन जो लड़का था भी अपने कमाने वाला वो अकेला ही था, उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी भी करनी थी, वो बच्ची पढ़ती थी अभी तक तो उसके लिए ये था कि भाई ये अकेला बच्चा अपने माँ बाप का अकेला हाँ, बच्चा। अगर शहीद हो गया तो हाँ शहीद हो गया तो मतलब परिवार में क्या आएगी, ये था मेरे अंदर। जो दूसरा लड़का था उसकी छोटी बच्ची थी, उसने एक बार कहा थी कि बोला सर बाकी ठीक है, चीज़ें ठीक है यार, बस मेरे को एक चीज़ का बड़ा वो मतलब उसकी आंखों में याद नहीं होते कि परिवार को याद करके रोता इंसान की, मतलब मेरी बच्ची ने जो वो बड़ी हो जाएगी, मैं तो रहूँगा नहीं इस दुनिया में, जब वो बड़ी हो जाएगी ना तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी इतनी मेमोरी रहेगी कि फ़ोटो में उसके मतलब बच्चा रहता है उसको मेमोरी डेवलप नहीं होती, उसको मतलब आपकी मेरी उसकी मेमोरी में मैं याद नहीं रहूँगा उसको कि मेरा बाप था ऐसे दिखता था। हाँ, वो मोमेंट ऐसा था कि वो मोमेंट था उसके थोड़ा सा ना वो भावुक वाला पल था। जो ऑपरेटर था वो तो मेरी उम्र का ही था, तो थोड़ा सा मैंने हौसला अफजाई किया, मैं कहा कि टेंशन मत लो, अगर कोई जिंदा रहेगा, जो 21 या 22 साल वाला जो लड़का था, मैं नाम तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो लोग अभी भी सर्विस में है, सही बात। अगर हम में से कोई जिंदा रह गया, भाई तेरी बहन की शादी होगी अच्छे से होगी, हाँ सही बात है। तुम्हारे परिवार को कभी ऐसी कमी नहीं खलने देंगे, और तू अकेले अपने माँ बाप का बेटा नहीं, इस देश का बेटा है। सही बात है। आज वो वक्त है, आज ये नहीं देखना कि हम लोग आज जाएंगे या नहीं जाएंगे, आज ये देखना है बिना घबराए बिना टेंशन लिए जल्दी से जल्दी सिस्टम को ठीक करके नई जगह जाना है। और हमारी जान बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम अगर ठीक हो गया तो हम लोग कितने जहाज उनके और मार पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। 15 मिनट लगे उसको ठीक करने में? 15 से 20 मिनट हमें लगे उसको ठीक करने चारों के चारों आदमी? में। चारों के चारों या आदमी, कोई उसमें से एक को आपने ये बोला कि भाई देखता रहे कुछ हाथ होने नहीं वो जो देखने वाला काम है ना साथ साथ में कर रहे थे, मेन काम मैं ही देख रहा था वो कि मतलब जो एयर में वहाँ से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही, मैंने तो ड्रोन देखना था मैं, क्योंकि अगर जो मिसाइल आनी थी ना वो इतनी स्पीड से आएगी, वो आपको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इस दुनिया से चले गए। मैन ये था जो ड्रोन आते हैं कम स्पीड के जो ड्रोन आते हैं वो आपके ऊपर तो नहीं आ रहे, क्योंकि हमने बिल्कुल मतलब ये कह सकते लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, ना तो टॉर्च यूज़ कर रहे थे हम, कुछ नहीं यूज़ कर रहे थे। तो उसको ठीक कैसे किया आपने? इसी में ट्रेनिंग काम आती है जो आप लोग इतने सालों से काम करते हो। जब आपने देखोगे ना आपके मोबाइल का जो कीपैड होता है, आप फटाफट कैसे टाइप कर लेते हो कोई भी चीज़, कीपैड आप चेंज करके देख लो, आप उसी टाइम बता दोगे नहीं कीपैड चेंज हो गया मेरा। जो चीज़ आप दिन और रात काम करते हो वो इसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है। हाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। उस टाइम ये था कि यार मर तो नहीं जाएंगे, अगर ध्यान हमारा वहाँ रहता है ना तो शायद हमें और भी टाइम लगता। हाँ लग जाए, बिल्कुल सही बात। वो चीज़ हमने छोड़ दिया था, क्योंकि आदमी का ध्यान ये करते हैं। हाँ वो जो आसमान वाला था ना, मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा मैं ही देखूंगा, उसके अलावा कोई बंदा आसमान की तरफ नहीं देखेगा। अगर जाना होगा ना तो कोई नहीं रोक सकता हमें आज, सही बात है। कोई ही नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यहाँ से चले गए आज, आप सोचो जंगल में अंधेरी रात थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ बारूद की स्मेल आ रही थी, थोड़ी थोड़ी दूर में दिख रहा था ना, वो सिर्फ दूसरी मिसाइलें, छोटी रेंज वाली मिसाइलें फायर होती दिख रही थी आसमान। आपने वो ठीक होगी हाँ और अपने वो जगह छोड़ी, हाँ। उसके बाद तो कुछ गिरा नहीं वहाँ के? जैसे वहाँ से निकले हम लोग, हाँ 2 से 3 मिनट के बाद हार्डली 500 मीटर ही ट्रेवल किया हमने, हाँ। वहाँ धमाका हुआ। आपको पता लग गया होगा? हमें पता लगा कुछ धमाका हुआ, कुछ धमाका हुआ पता था, क्योंकि 500 मीटर कितना ही दूर होता है। हाँ बहुत बढ़िया वाला धमाका हुआ, बहुत बढ़िया वाला धमाका हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग, पहली बात तो एयरबेस में नहीं थे, हम लोग कहीं जंगल में थे, ठीक, हमारे एयरबेस नहीं था, वो जंगल था। लोकेशन उनको मिल चुकी थी बट उन लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया। देन एंड देन अगर वो मारते तो शायद हम लोग नहीं बचते। अगर वो 15-20 मिनट का तो टाइम उनको लग गया मारने में, उसमें अगर वो लोग जल्दी से जल्दी मारते थे तो शायद हम लोग नहीं बच पाते। उन लोगों ने थोड़ा डिले कर दिया, उनको लगा कि यहीं रुकेंगे आराम से मारेंगे इनको,
उनको ये नहीं पता था कि ये लोग अपनी जगह बार बार चेंज कर रहे हैं। बार बार चेंज कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया हमें, मिसाइल फायर कर दी, जागी लग गई, वो लोग हो गए काम, डिक्लेयर कर दिया कि हमने S-400 को मार दिया। ठीक है, धमाका वो बहुत तकड़े वाला, तो बोले जैसे हमने सुन लिया तो धमाका सुन गया, वो बहुत अच्छा वाला धमाका हुआ था। लेकिन अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि 4 दिन हो चुके थे युद्ध होते थे, खाने की सुध नहीं थी, पानी भी नहीं पिया, खाना तो छोड़ सकता थी, पानी क्या होता है बॉडी की जो एनर्जी हो, पानी मेन जो इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे शरीर से खत्म होता जा रहा था, ना तो टाइम था हमारे पास इतना इन सब चीज़ों के लिए। तो जो फीलिंग थी ना, सेंस जो थी ना, वो बहुत कम हो चुकी थी। बोलो कि धमाका हुआ है, मैं कहा होने दो यार, आज अकेला ये थोड़ी धमाका, कितने दिनों 4 दिनों से धमाके तो सुन रहे हैं, और हो जाएगा। बाद में कन्फर्म हुआ, जहाँ से हम लोग निकले वहीं पर आग गिरी थी। हमें लगा कहीं पर गिर रही है, कुछ भी गिर रही है, ये नहीं पता था वहीं गिरी आके। बाद में पता चला कि एग्जैक्ट लोकेशन पर आके मिसाइल गिरी है। और ये पूरे ऑपरेशन में 2 से 3 बार ऐसा था कि हम लोगों ने लोकेशन चेंज की, उसके बाद मिसाइलें आगे गिरी है वहाँ पर। उनका लेट प्रोसेस था। इनका लेट प्रोसेस था। और ये चीज़ में मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ एयरफोर्स के चीफ ने खुद ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि S-400 2 से 3 बार ऐसा हुआ, वो लोग रिलोकेट हो जा रहे थे, उसके बाद वहाँ उनके ऊपर अटैक हो रहा था, वो मिसाइल आगे गिर रही थी। वो दोनों तीनों बार आप ही के उसमें हुआ था? हमारी यूनिट ही थी, हमारी ही टीम थी वो, जिसमें हम लोग रिलोकेट हो रहे थे, उसके बाद मिसाइलें वहाँ पर गिर रही थी। किस्मत अच्छी थी या पता नहीं भगवान क्या चाहता था हम लोगों से, और या ये कह सकते हो कि उनका जो प्रोसेस है, जो आप लड़ाई लड़ते हो ना, तो स्किल है ना, वो स्किल उनकी कमज़ोर थी उनकी, ये कह सकता हूँ मैं तो भाई। मैं तो मेरा मानना ये है कि भगवान आपके साथ था। मैं पूरा देश साथ में था, पूरा देश यही चाहता था कि जो हुआ उन 26 परिवार की जो आत्माएं दुखी थी, आप ये सोच लो ना कितना, जब तक वो लोग जीवन में रहेंगे, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, वो अपने परिवार को याद करेंगे। सही बात। अब सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि वो हमारे हाथ से कुछ अच्छा लिखवा, मतलब करना लिखा था, उस लॉन्चर को लेके गए, उसके बाद उसको तैयार किया दोबारा हमने, कहते हैं ना वॉर लाइक कंडीशन में दोबारा लेके आए उसको फटाफट। उसके बाद हमें टारगेट मिले, 2 टारगेट मिले थे, और वो लकली उसी लॉन्चर से मिसाइल फायर की जो हम लोग लेके आए थे, और वो बहुत दूर दूर टारगेट हमने मारे, जो उनके द्वारा बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च की गई थी, उनको हम लोगों ने मारा उसमें। अगर वो लॉन्चर नहीं लेके आते तो शायद फिजिबल नहीं था हमारे लिए वो बड़ी बड़ी मिसाइलें मारना उनका, मतलब अच्छी खासी ब्लास्टिक मिसाइलें आई थी हमारी। आपने सुना भी वो सिरसा के पास कुछ गिरा था, फतेह मिसाइल गिर गई, दिल्ली की तरफ जो जा रही थी, ये सब जो जा रही थी, उनको भी फतेह मिसाइल जो पाकिस्तान की थी, एक को तो आकाश ने मारा था, एक को S-400 ने मारा था। मतलब हमारा काम अकेले जहाज़ को मारना नहीं है, उनके जो मिसाइलें आती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती है या क्रूज मिसाइल होती हैं, बहुत सारी टाइप की मिसाइलें आती हैं उनकी, उनको भी हम लोग मारते हैं। अदरवाइज वो क्या है कि पार्लियामेंट को भी मार सकता है, चंडीगढ़ को भी मार सकता है, अपने स्टूडियो को, किसी को मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। मतलब इस वॉर में ना मानवता जैसी चीज़ें पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी थी। अगर आपको याद होगा IPL बीच में रुक गया था। हाँ, रुक गया था ना, वो मैच चल रहा था धर्मशाला में, अचानक आधा मैच हुआ, 10 ओवर का मैच हुआ, क्योंकि हमें तो नहीं पता, बाद में पता चला कि मैच वैच सब रुक गए थे, क्यों हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि IPL को तो बाहर शिफ्ट करने का हो गया था कि IPL को बाहर शिफ्ट करेंगे। जिस रात ये अटैक हुआ था, 6 वाला तो मैच हो गया था, शायद 7 वाला मैच जो चल रहा कुछ था ऐसा, मुझे पता नहीं 6 वाला रुका था, 7 वाला मैच रुका था, 10 ओवर का मैच हुआ था। धर्मशाला की जो लोकेशन है पंजाब के पास में, ज़्यादा दूर नहीं पंजाब से, और एरियल डिस्टेंस है वो वैसे भी कम हो जाता है, जो आप देखोगे ना ऊपर वाला डिस्टेंस आसमान का, वो वैसे भी कम हो जाता है। तो उसमें इनपुट ये था कि पाकिस्तान इस टाइप का अटैक करने वाला है, जिसमें ना तो वो ये देखेगा कि फौज पर अटैक कर रहे हैं, एयरबेस पे अटैक कर रहे हैं, किसी भी नहीं, वो मतलब कोई ऐसी चीज़ पर अटैक करेगा जिससे इंडिया घुटने पर आ जाए। उसका टारगेट था, क्रिकेट मैच चल रहा था, ठीक है, सैटेलाइट से आराम से लोकेशन मिल रही थी धर्मशाला की, मतलब दुनिया भर के आदमी थे, 20-25 हज़ार जो स्ट्रेंथ है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की, इतनी स्ट्रेंथ थी। फॉरेन क्रिकेटर थे, इंडियन क्रिकेटर थे, और ऊपर से आसमान से स्टेडियम ऐसे चमकता रहता है। नाइट मैच था, तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि मैच फटाफट बंद करो, लाइटें बंद करो फटाफट, तो और उन प्लेयरों को बाय बस जलंधर लाया गया। उसके बाद जलंधर से बाय ट्रेन उनको जहाज से नहीं लेके आए, किसी को दिल्ली लेके आए, वंदे भारत से लेके आए थे। उनकी वीडियो काफ़ी वायरल है, क्रिकेटर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर जहाज से लेके आते तो वो उस समय का जो टाइम था वो नो फ्लाइंग जोन था, वो लोग भी मिसाइल मार सकते थे। हाँ, बिल्कुल मार देते। हाँ, उन लोगों ने इंडिया को बदनाम करने के लिए अच्छा खासा खेल खेला था। उनके यहाँ पर पाकिस्तान में PSL चल रहा था, PSL के मैच बंद हुए। अब प्लेयरों को भेजना था बाहर उनके देश में, जो मेन जो ट्रांजिट रहता है वो दुबई है पाकिस्तान का, भाई दुबई भेजना है। दुबई, कराची में मैच चल रहा था, कराची से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट थी। हरामखोरों ने कराची से रावलपिंडी लेके आए उनको बाय रोड,
उसके बाद रावलपिंडी से फ्लाइट पकड़ाई गई उनको, और रावलपिंडी मतलब कहते हैं इसी साइड में अपने पाकिस्तान में जो मतलब पंजाब वाला उनका मेन क्या था कि उनका इंडिया main वाले इनको मोटिव था, गिराएं। हाँ, कि कैसे न कैसे करके इस जहाज को, जिसमें पाकिस्तान के ये PSL के फॉरेन क्रिकेटर हैं, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, जिसमें डैरल मिशेल भी है, एक 2-3 क्रिकेटर और भी थे, कैसे न कैसे करके इंडियन मिसाइलें जो जहाज से लॉन्च की गई हो या नीचे से ग्राउंड से कोई अपने जैसे एस्पोनेंट जैसे मिसाइलें लॉन्च हो और उसको हिट कर जाए, जैसे हिट करेगी पूरी दुनिया के सामने हम जाके रोना शुरू कर देंगे, देखो कि इन्होंने क्या किया, ये इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, क्रिकेटरों को मार दिया। उन लोगों की एक साजिश थी। उस टाइम क्लियर कट हमारे पास भी इंट यही था कि ऐसे सिविल फ्लाइट से पाकिस्तानी क्रिकेटर या अपने जो PSL क्रिकेटर जाएंगे उसको हिट नहीं करना, बट ऐसा सिचुएशन थी उसमें आप मार सकते थे। युद्ध में कहते हैं ना प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो ये अगर मारे वाले होते तो उड़ा देते। बिल्कुल उड़ा देते हैं। उनके मतलब उनका सोच बता रहा हूँ, बहुत उनकी खतरनाक मानसिकता तो सोच इतनी है। उनकी मानसिकता। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो थी इंडिया ने रोक लिया भाई ठीक है, हमें बदनामी भी नहीं दिलानी, और हमारे पास ये इनपुट है, स्ट्रॉन्ग इनपुट था कि सिविलियन एयरक्राफ्ट है जिसमें क्रिकेटर भी है, तो नहीं मारना है उसको, अदरवाइज मार सकते थे, कोई हिसाब किताब नहीं होता। 1965 के वॉर में पाकिस्तान ने गुजरात के CM को मार दिया था, बलवंत राय मेहता नाम था उसका। बहुत बार जब आप पढ़ाई वढ़ाई करते हैं ना तो इसमें एक रिपोर्ट आती है बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, इसके ऊपर अपने आती है, अपने पंचायती राज पे आती है। वो गुजरात के CM थे, वो कच्छ के दौरे पे थे जब ये वॉर चल रहा था, सिविल फ्लाइट थी, सब कुछ वो था, लेकिन जानबूझ के पाकिस्तानियों के पास ये इनपुट था कि ये गुजरात का CM भी है। जो वॉकी टॉकी से बात हुई थी, रेडियो पे जो बात हुई थी जहाज़ों के आपस में, उसमें भी ये था कि ये सिविल एयरक्राफ्ट है, कोई मिलिट्री का नहीं। तब भी उन्होंने उस जहाज़ को मार दिया था। 7 या 8 उस टाइम गुजरात के CM थे, तो उसको मार दिया था। चलते फिरते वार में एक स्टेट के हेड को पाकिस्तानी वालों ने मार दिया था। तो जंग में सब कुछ जायज़ है, और हर प्रकार के कहते हैं ना मतलब नीच से नीच हरकत वो पाकिस्तानी हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन, वो जो इसार वाला है, इसारा कौन सा था वो? कौन सा सिनेमा है? सन सिटी। बल्कि आप ये पूछ सकते हो कि आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच की, सन सिटी की, वो क्या था? अभी पीछे आपकी ना एक वीडियो वायरल हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच की, हिसार में वो सन सिटी मॉल है, तो उसमें चल रही थी, एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसके बारे में बताओ कुछ। ये जो एशिया कप हुआ था सितंबर में, तो ये शायद बात है 13 या 14 सितंबर की। इंडिया और पाकिस्तान का पहला मैच दुबई में था। उस पर काफ़ी बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी कि इंडिया को पाकिस्तान साथ नहीं खेलना चाहिए था। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इंडिया और पाकिस्तान पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे एक दूसरे के सामने। एशिया कप का जो ऑफिशियली जो होस्ट था वो इंडिया था, बट जब पाकिस्तान नहीं आना था और इंडिया वाले भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान इंडिया में आए, तो ये एशिया कप UAE में शिफ्ट किया गया था। तो हर जगह ये एक मुहिम चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलो, इनको पॉइंट दे दो। पॉइंट क्यों देना है? क्योंकि जो अगर पाकिस्तान मैच खेलता है उसको पैसे मिलते हैं, उनकी पाकिस्तान की टीमों को पैसे मिलते हैं, इनाम भी मिलता है, ब्रॉडकास्टिंग के पैसा भी मिलता है। वो पैसा अनऑफिशियली पाकिस्तानी आर्मी के पास जाता है। उसकी लिंक भी मैं आपको बता दूंगा कैसे जाता है। बहुत से अपने कहते हैं सिनेमा जो ओनर हैं उन्होंने इसके राइट्स ले रखे थे थिएटरों में दिखाने के। जो मेरे क्षेत्र में हिसार है, सन सिटी है, वो काफ़ी पुराना 20 साल पुराना टाइप है थिएटर, उनके पास भी राइट्स थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हुई थी कि अगर किसी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना तो टिकट बुक करवा सकते हैं कि ये नंबर है। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने नंबर देखा और फ़ोन कर दिया उसके जो मैनेजर को। मैनेजर का नाम अभी मुझे याद है, कर्ण यादव था। तो आपने अपने बारे में पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि जी मैं एक भूतपूर्व सैनिक बोल रहा हूँ, रिटायर्ड फौजी बोल रहा हूँ, और ऑपरेशन सिंदूर में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड भी मिला है, ताकि एटलीस्ट वो बंदा मेरी बात सुने कम से कम आम नागरिक की बात कि आपकी बात किससे हो रही है। हाँ, किससे हो रही है। तो मैं कहा जी ऐसी बात है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मैच मत दिखाओ। उनके पास राइट्स आ रखे थे कि आपको नुकसान तो ज़रूर होगा, बट ये है कि लोगों की इन्हें जो बातें हैं, या कह सकते हैं जो फौजी परिवार है जिनके लोगों ने शहादत दी है, उनकी बातों के मान सम्मान होगा। इंडिया पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, हमें क्रिकेट के खिलाफ नहीं, ना हम अपनी टीम के खिलाफ है, बट पाकिस्तान के साथ प्रेजेंटली जो मैच खेल रहे हैं उसके पीछे जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके विरोध में हम लोग। तो उन्होंने मेरी बात मानी और उसके बाद उनका जो ऑडियो था जो वायरल हुआ, बहुत से TV चैनलों में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कवर हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं सन सिटी ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया और सब ने उसकी तारीफ़ की थी। और उस टाइम पर एक 14 सितंबर 2025 के दिन इस साइड में जो वेस्टर्न हरियाणा है जिसमें सारे 3-4 जो बागड़ी वाला एरिया है, सन सिटी उसी दिन पूरे दिन सन सिटी छाया हुआ था। और जो आपने कहा कि रेवेन्यू मॉडल, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी के जो क्रिकेट खेलते हैं पैसा कहाँ तक कैसे पहुँचता है। जैसे कि अपने कैप्टन ने कहा था कि जो पैसा है, जो मेरी मैच फीस है, वो मैं जो पहलगांव में जितने परिवार शहीद हुए उनके परिवारों को मैं डोनेट करता हूँ।
इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने भी कहा कि जितना पैसा मिला हमारी टीम को, चाहे आईसीसी उनको मैच फीस देती है या स्पॉन्सर को जो पैसा आता है, तो पीसीबी जो रनर अप भी रहे हैं वो सेकंड इनाम उनको मिला था, जो भी इनको पैसा मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा, हम लोग वो पैसा जो मासूम लोग इस वॉर में मारे गए थे, मतलब इंडिया ने जब अटैक किया था, जो टेररिस्ट कैंप उनके उड़ाए गए थे, उसमें 100 से ज़्यादा लोग उनके 100 से ज़्यादा टेररिस्ट उनके मर गए थे, उनके परिवार को देगा। कहने का मतलब ये था, अच्छा वो इनोसेंट नहीं थे, पहली बात तो इनोसेंट नहीं थे, वो टेररिस्ट फैमिली थी। उनको देने का मतलब ये है कि दोबारा हम लोग ये सब चीज़ें बनाएंगे, उसमें पैसा हम देंगे। मतलब वो लोग चाहते हैं कि दोबारा टेररिस्ट कैंप बने, दोबारा जो सिस्टम हम लोगों ने नष्ट किया था वो दोबारा बने, उसमें योगदान हम लोग जो पैसा ये हम वापस दे रहे हैं। और यही सिस्टम वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पूरी हावी है। वो क्या करते, बहुत से जगह से फंडिंग करते, अभी दोबारा उन लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया है, हर जगह से वो क्या फंड लेके आ रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा कि बॉर्डर से दूर खैबर पख्तूनख्वा एक वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बॉर्डर के नज़दीक अगर रहोगे तो कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, और नज़दीक रहोगे तो आर्मी वाले जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। तो वो लोग बना रहे हैं फंडिंग का अलग अलग तरीका। जैसे अभी बाढ़ आई है, पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, हमारे यहाँ भी बाढ़ आई थी, सेम बाढ़ पाकिस्तान में भी आई थी। उसके लिए बहुत सा पैसा उनको वर्ल्ड बैंक से मिला है। बहुत से बड़े बड़े उनके एनजीओ हैं जो दुबई में काम करते हैं, पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो अमीर लोग हैं जो इंग्लैंड में काम करते हैं, उन्होंने बहुत दान दिया। वो पैसा सारा का सारा आर्मी के पास जाएगा, और आर्मी फिर डिसाइड करेगी वो पैसा कहाँ लगेगा। जो गरीब आदमी कुछ नहीं मिलने वाला, वो पैसा दोबारा टेररिस्ट में टेररिज्म एक्टिविटी में ही लगेगा। तो इसलिए यह था कि इनके साथ मत खेलो, इनको जो पैसा मिलेगा वो डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली घूम के टेररिस्टों के पास पहुंचेगा। आपके पैसे से वो लोग हथियार खरीदेंगे, आपके ही पैसे से वो लोग गोली खरीदेंगे और आपके ही सैनिक को मारेंगे। ये मेरा मेन मोटो था। उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत पॉजिटिव मतलब कहते हैं उनका रिस्पॉन्स आया। मैं आज भी बंदे को याद करता हूँ, और मेरे को अभी तो टाइम मिला नहीं, जब भी मेरे को मिलेगा उस बंदे का मैं स्पेशल थैंक यू बोलने के लिए उसके पास ज़रूर जाके आऊँगा मैं। राम राम जी, आज भले सिंह जी हमारे पॉडकास्ट पे आए और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमारे को। जो चीज़ें हमने टीवी में सुनी थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारे को जो हमने न्यूज़ में नहीं देखी थी, आज भले सिंह जी ने हमारे को बड़ी डीपली जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कि उन्होंने कैसे कैसे दुश्मनों की मिसाइल गिराई, और उनको गैलेंट्री अवार्ड के बारे में उन्होंने बताया हमारे को। तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि भाई एक मैसेज हमारे पॉडकास्ट पुराना हरियाणा के माध्यम से लोगों को दो, कुछ आर्मी के बारे में, कुछ सोशल एक मैसेज उनको दे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो युवा है, सब लोग पूछते हैं कि युवाओं को एक मैसेज दो देशभक्ति के बारे में। सब किसी को देशभक्ति के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं। हर हिंदुस्तानी को जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश की नागरिक है, और जिसके पास मतलब इस देश का आधार कार्ड है, उसको बिना बताए देशभक्त होना चाहिए। और ख़ासकर स्पेशली जो हरियाणा के युवा है, पंजाब के हो गया चाहे राजस्थान के, मैं बोलता हूँ जो अपना क्षेत्र है, जो नॉर्थ इंडिया है, उनके युवाओं के लिए एक संदेश ये है कि नशे से दूर रहो भाई। जो मैं तो पंजाब में 7 साल पंजाब में, वहाँ के नशे की हालत देखा मैंने, नशा क्या कर रहा है, और नशे की जो लत है वो धीरे धीरे हरियाणा में भी शिफ्ट हो रही है। आपने देखोगे जिनके पास खूब अच्छा खासा पैसा है वो धीरे धीरे कैसे नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। और अच्छा डिजिटल दुनिया है तो सब लोग कुछ न कुछ कंटेंट बना रहे हैं, सब लोग रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है। परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। जो दुनिया दिखा रही है, जो आगे आने वाली टीम में और भी कुछ अच्छा आने वाला है, उसके साथ चलना चाहिए। बट अच्छा कंटेंट देखें, मैं जो कहता हूँ कि अच्छा कंटेंट देखें। और आपका शो का महारा हरियाणा, उसका जो कहते हैं ना कि वो पगड़ी वाला जो आप ये लोगो बना हुआ, सबसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो हरियाणा की पहचान यही है। अगर आप देखोगे ना, देशों में देश हरियाणा, दूध दही का जहाँ खाना है। तो मैं राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, हरियाणा में पला बड़ा हूँ। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया, एक माँ जिसने मुझे पाला पोसा। तो मेरे कहते हैं दिल हमेशा राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के लिए भी धड़कता है, क्योंकि मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई काफ़ी साल, 30 साल से ज़्यादा हरियाणा में हम लोग रहे हैं। तो युवाओं के लिए है, अच्छा देखो, डिजिटल कंटेंट अच्छा देखो। बहुत से ऐसे कंटेंट है यार, वो फोड़पन वाला कंटेंट मत देखो जिसमें सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए, जो कुछ अच्छा जो आपको इंस्पायर करो, इस टाइप की कंटेंट आप देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, और सभी दर्शकों भाई मेरी राम राम। भारत में